अच्छा, तो वो इसी तरह से वो बता रहा था। अच्छा, नाम क्या है? अच्छा। अच्छा, मोंगो डीबी हम लोग देखते हैं। अच्छा, इससे पहले प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने एरे का डेटाबेस बनाया था। एरे का डेटाबेस हमने ऐसा यूज़ किया था। अब हम यहाँ पर देखेंगे रियल मोंगो डीबी यहाँ पे कैसे कनेक्ट होगा। अब उससे पहले मैं आप लोगों को मोंगो डीबी के बारे में बताता चलूँ कि मोंगो डीबी है क्या। मोंगो डीबी हमारे पास एक डेटाबेस है, और वो भी रिलेशनल सॉरी ऑब्जेक्ट वाला जो है डेटाबेस है। इसको डॉक्यूमेंट वाइज इसको हम बोलते हैं। डॉक्यूमेंट इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। इसमें मतलब जो है जेसन में डेटा स्टोर होगा, की और वैल्यू पेयर के अंदर। हमारे पास इस डेटाबेस के अलावा और भी बहुत सारे डेटाबेस हो सकते हैं। माई हो सकता है, पोस्टग्रेस हो सकता है, ओरेकल हो सकता है, डीबी मारिया डीबी हो सकता है, कसेंड्रा हो सकता है, मोंगो डीबी है। बहुत सारे यहाँ पर डेटाबेस हो सकते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ डेटाबेस ऐसे होते हैं जो कि टेबल के अंदर डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है, जो एसक्यूएल बेस होते हैं। और कुछ होते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेस। अब जो हमारे पास मोंगो डीबी है वो है नो एसक्यूएल डेटाबेस। नो एसक्यूएल के अंदर मतलब कि वही की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर होगा, और जो एसक्यूएल डेटाबेस होगा उसके लिए आपके पास कौन सा डेटा से कौन सा जो टेबल के अंदर डेटा स्टोर होगा, जैसे कि माई एसक्यूएल वगैरह हो गया। मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि जो हमारा मोंगो डीबी है, मोंगो डीबी, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। मोंगो डीबी जो है ये एक जो है ना, क्या नाम है, जेसन के अंदर डेटा स्टोर करेगा। और जो माई एसक्यूएल है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, ये टेबल में डेटा स्टोर करेगा। अब जब हम टेबल में डेटा स्टोर करते हैं तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा एसक्यूएल के बारे में, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। तो हम इस स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज के जरिए ही इस डेटा के उसके अंदर डेटा स्टोर करते हैं। हाँ। हाँ, वही करिए। नहीं नहीं नहीं, अब से नहीं है, ये अभी स्टार्ट करिए। अब यहाँ पर जैसे कि आप लोगों ने सुना है कि माई एसक्यूएल के अंदर हम लोग एसक्यूएल का यूज़ करते हैं। और माई एसक्यूएल अगर आप फॉर एग्जांपल सीख लेते हो तो आप लोगों का बहुत अच्छा काम ये हो जाएगा कि आप माई एसक्यूएल और एसक्यूएल, या आप लोगों के पास ओरेकल या पोस्टग्रे एसक्यूएल, सब जगह पर ये सेम एसक्यूएल यूज़ हो रहा होगा। सारे डेटाबेस अलग अलग है। मतलब उसके अंदर अपने खुद के कुछ बेनिफिट्स होंगे, बस वो मैं बताऊंगा। अभी इस पे मतलब कि हमारा टॉपिक नहीं है, सो ऐसे मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा। तो ये माई एसक्यूएल के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप एक एसक्यूएल सीख लेते हो तो मल्टीपल जो है आप एसक्यूएल डेटाबेस के साथ काम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से एसक्यूएल है ना, इस तरह से मोंगो डीबी के लिए होता है मोंगूस। मोंगूस ये मोंगो डीबी के लिए होता है। लेकिन ये भी जो है जब तक आपके लिए काम कर रहा है, जब तक आप सिर्फ जावा के बेस्ड काम कर रहे हो। मतलब आप जैसे कि एक्सप्रेस जेस की ऐप बना रहे हो, आप नेस्ट जेस की ऐप बना रहे हो, या आप कोवा जेस के साथ काम कर रहे हो, या इसी तरह से बहुत सारे जो भी आप जो है इसके फ्रेमवर्क के नोट जैसे कि, तब जब तक आप मोंगोडीबी के साथ काम कर रहे हो और जावा के साथ काम कर रहे हो, जब तक आपके लिए मोंगूस वैलिड है। अगर जैसे ही आपने मोंगोडीबी को पाइथन पे यूज़ करने की कोशिश करी तो फिर मोंगूस यूज़ नहीं होता। फिर वहाँ पर पाइथन या फास्ट एपीआई या जेंगो वगैरह के साथ काम करोगे तो वहाँ पर आपको मोटर, हाँ मोटर के नाम से सुनने को मिलेगा पैकेज। मोटर होता है या दूसरा आपको सुनने को मिल सकता है। तो ये बहुत सारे इसके अंदर आपके पास ऑप्शन होते हैं। तो इसी तरह से अच्छा कुछ ओ भी आते हैं। ओ के बारे में पता है? ओ मतलब ऑब्जेक्ट रिलेशन मेपर, ठीक है, ये इसका नाम होता है ओ। लेकिन ये जो ओ होते हैं ना, ये हमेशा एसक्यूएल डेटाबेस के साथ काम करते हैं। अब बेसिकली होता ये है कि अगर आपने एसक्यूएल देखी हो कभी थोड़ी बहुत भी, तो उसमें क्या होता है, क्यूरीज होती हैं, इंसर्ट, स्टार, फ्रॉम, सिलेक्ट, मतलब डेटाबेस वगैरह से कुछ ना कुछ हमने मंगाया। तो वो क्यूरीज जो है ना, बाज़ों का तो याद रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो क्यूरीज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो क्यूरीज जो है ना, जब आपस में 10 डेटाबेस कनेक्ट हो रहे होते हैं, 10 टेबल आपस में कनेक्ट हो रहे होते हैं, उससे डेटा फेच करना होता है, तो ये बहुत सारे जो आपस में क्यूरीज मिलकर जो है ना कचरा बन जाता है, थोड़ा सा मेसी कोड हो जाएगा आप लोगों का। तो ओ उस जगह पर आपकी हेल्प करता है। ओ आपको ये बात बोलेगा कि आप क्यूरी लिखने के बजाय आप ओ का यूज़ करो। अब ओ में से आपने, अब मैं बता रहा हूँ, आपने नाम सुना हुआ होगा प्रिज्मा, नाम सुना प्रिज्मा, ठीक है, सीक्वेलाइज, ठीक है। इसके अलावा
टाइप ORM टाइप, ये मैं आपको कुछ फेमस मैंने आपको बता दिए सिक्वेलाइज, ये कुछ ORM है जो इस वक्त पॉपुलर जो है प्रिज्मा है, फिर सिक्वेलाइज है, सिक्वेलाइज काफ़ी ज़्यादा पुराना है। तो ये आपको ऐसा बोलता है, ये आपको जो फील पता है किसी देगा, मंगूस वाली, सेम टू सेम मंगूस वाली फील देगा। और हर किसी को मंगूस वाली फील चाहिए होती है। उसका रीज़न पता है इसलिए है क्योंकि हर कोई जावास्क्रिप्ट बेस्ड काम कर रहा है, आप भी जावास्क्रिप्ट बेस्ड करोगे, जाहिर सी बात है एक्सप्रेस के ऐप पे काम कर रहे हो जो भी है। और एसक्यूएल में प्रॉब्लम क्या है, वो जावास्क्रिप्ट बेस्ड काम नहीं करता, उसकी अपनी खुद की क्यूरी है, इंसर्ट वगैरह करके आपने चलानी पड़ेगी, तो ये हमें ज़्यादा डिफिकल्ट लग रही होती है। तो हम अभी जैसे मंगूस है ना, ये जावास्क्रिप्ट बेस्ड काम करके देगा, मतलब जावास्क्रिप्ट पे जैसे फंक्शन होते हैं क्रिएट करना, फाइंड करना, इस तरह के, ये मंगूस आपको वाली फील देगा। तो ORM आपको बोलता है कि मैं भी आपको इसी मंगूस की तरह की फील दूंगा, लेकिन मैं भी बिहाइंड द सीन क्यूरी चलाऊंगा, लेकिन वो मेरा मसला है मैं क्या चला रहा हूँ, काम आपका वही हो जाएगा। ये खैर इनका अपना आपस का मसला है, ठीक है। तो अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इंशाल्लाह मैं एसक्यूएल भी आप लोगों को तो थोड़ा बहुत बता दूंगा, और उसके बाद मैं एक आध ORM भी आप लोगों को दिखा दूंगा कि एक्सप्रेस की तरह अगर काम करना हो या पोस्टग्रेस। अच्छा, ORM में अच्छी बात यह कि अगर आपने एक ORM सीख लिया, या प्रिज्मा या सिक्वेलाइज कोई सा भी, किसी भी डेटाबेस का काम कर सकते हो। जैसे एसक्यूएल में ये होता है कि आपने एसक्यूएल सीखी तो आप MySQL पे भी लगा सकते हो, पोस्टग्रेस पे भी लगा सकते हो, लेकिन उसमें क्या होता है कि बाज़ों का कहीं कहीं जगह पर वो क्यूरीज में थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, थोड़ा सा, लेकिन सिक्वेलाइज वगैरह में इनमें नहीं है, सब काम वो खुद ही निपटाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात करते हैं MongoDB एक जेसन डेटा स्टोर करेगा, ठीक है ना, जेसन फॉर्मेट में डेटा स्टोर करेगा, की वैल्यू पेयर इसके अंदर होगी। और मैंने बताया MongoDB एक डेटाबेस है, ठीक है ना, ये बात याद रखना। MongoDB का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि एक तो फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि इसके अंदर आप किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो। इसमें आप चाहते हो कि अगर मैं मतलब वैलिडेशन ना करूँ तो भी कोई मसला नहीं है, तब भी डेटा को एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा रिस्ट्रिक्ट है, मतलब इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है, स्ट्रिक्टनेस है थोड़ी सी ना, इसमें बोलता है कि अब आपने डेटा टाइप बतानी है कि इंटीजर होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। MongoDB की इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। MongoDB का दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि इसके अंदर जियो रिलेशन मैपिंग का एक सिस्टम होता है। मतलब जैसे कि आप लोग कभी मैप के साथ काम करते हो ना, तो मैप के साथ MongoDB आपको बेहतरीन तरीके का काम करके देगा, जो कि आपको SQL इस तरह का काम प्रोवाइड नहीं करता। दूसरा MongoDB का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि MongoDB आपको ऐसा बोलता है कि अगर दुनिया के अंदर जहाँ पे उनका सर्वर रखा हुआ है और अर्थक्वेक की वजह से खुदा ना खास्ता उनका सर्वर क्रैश हो जाता है, तब भी वो आपको डेटाबेस प्रोवाइड करेगा आपका। अगर जैसे सर्वर से डेटा उनके पास उड़ गया, वो बोल रहा है मैं कहीं से भी ला के दूंगा ज़रूर आपको, तो डेटा इनके पास से कभी भी ज़ाया होने का खतरा नहीं है। ये बड़ी अमाउंट पे, बहुत बड़ी अमाउंट पे भी डेटा रख लेगा, लेकिन वो स्लो काम करता है, फिर वो मज़ा नहीं आता इस पर। हाँ, ERP के ऊपर ही चलेगा, नहीं चलेगा। अगर हम चलाएं ना, चल जाएगा, गुजारा हो जाएगा, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा जो MySQL के साथ आएगा। ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। दूसरा काम इसके साथ मैं आपको दूसरा रीज़न भी बता रहा हूँ, आप चला भी लोगे ना, आपको इसकी कॉस्ट महंगी पड़ेगी। ये महंगा है कंपेयर टू SQL के। ये हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, MongoDB जब भी आप रियल में यूज़ करते हो, आप अपने खुद के प्लेटफॉर्म के यूज़ करोगे, तो आपको इसको बाय करना पड़ेगा। आपको इसके जो है ना चार्जेस अभी मैं दिखाता हूँ कि कितने घंटे के हिसाब से पैसे चार्ज करता है ये। हाँ, तो मतलब आप जितना डेटाबेस से खरीदोगे उतने उसके चार्ज करेगा घंटे के हिसाब से। इसके अलावा SQL इस तरह का नहीं है, SQL आपको होस्टिंग के साथ ही मिल जाता है, होस्टिंग के साथ ही 4 GB 5 GB दे देता है, तो ये बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है। तो बहुत सारे लोग इसलिए इसका ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। MongoDB आपको थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन उसकी भी अपनी जगह फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। लेकिन MongoDB को बहुत सारी कंपनीज यूज़ करती हैं। वो किस लिए यूज़ करती हैं, जब भी आपके पास रियल टाइम काम होता है ना, वो आपको MongoDB से अच्छा कोई करके दे ही नहीं सकता। अब रियल टाइम का कहने का मतलब ये जैसे बाइक के टाइप की एप्लीकेशन है, एक सेकंड के अंदर जो है ना आपको राइडर दिखा रहा है कि कहाँ पर पहुँचेगा, कहाँ पर पहुँचा, तो और एक सेकंड में वो इन्फॉर्मेशन डेटाबेस पर धड़ाधड़ फेंक रहा होता है। वहाँ पे MongoDB बेहतरीन काम करके देगा, वहाँ पे फिर SQL काम नहीं अच्छा करके देगा। हाँ सही है, तो वो एक सेकंड के अंदर डेटा स्टोर कर रहा होगा। दूसरी बात ये है, यहाँ आप व्हाट्सअप टाइप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर इसका यूज़ हो रहा है। आप मैसेंजर टाइप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे इसका यूज़ हो रहा है। बिल्कुल, आप जो है मूवी देखते हो नेटफ्लिक्स, उसमें भी इसी का यूज़ हो रहा है। तो मतलब बहुत सारी जगह है जहाँ पे इसका यूज़ है, और बड़ी बड़ी कंपनीज इसका यूज़ कर रही है। मैं आपको इसकी एक वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। और अभी तो MongoDB को मतलब मैं बोलता हूँ इतना ज़्यादा आसान बना दिया इन लोगों ने, इसकी वेबसाइट के अंदर भी AI इंटीग्रेट कर दी है। MongoDB के खुद के कंपास के अंदर भी AI इंटीग्रेट कर दी है, इस वाले कंपास में। मतलब बहुत ज़्यादा काम आसान कर दिया इन लोगों ने।
ये और माई एसक्यूएल, अगर आप माई एसक्यूएल की आप वेबसाइट पे जाओगे ना तो वो सदियों पुराना उनका वही स्ट्रक्चर चलता आ रहा है, लेकिन माई एसक्यूएल अपनी जगह काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, बड़ी बड़ी कंपनी उसको यूज़ कर रही है। अगर आपको मैं माई एसक्यूएल भी ओपन करके दिखाऊँ तो कई सालों से तो मैं इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही देख रहा हूँ, सालों से। हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ही है, सालों से चेंज नहीं हुआ ये। और लेकिन इसको कंपनी जो यूज़ कर रही है आप देख सकते हो, हर एक बड़ी कंपनी इसका यूज़ कर रही है जो इनके। हाँ बिल्कुल, देख रहे हो ये जो है सारी कंपनी इसमें यूज़ कर रही है। लेकिन मोंगो डीबी भी छोटा नहीं है। मोंगो डीबी के अंदर देखो, वन डेटा प्लेटफॉर्म अल्टीमेट एआई पोटेंशियल, इसके अंदर मोंगो डीबी के अंदर एआई का ऐड कर दिया। इससे सवाल कर सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, और इसके जो क्लाइंट्स वगैरह बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें बता रहा है बहुत। और इसकी यकीन नहीं माना कि डॉक्यूमेंटेशन भी बड़ी क्लास की है। इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, माई एसक्यूएल के कंपेयर में इतनी ज़्यादा आसान है, बात छोड़ दो। वो आपको प्रैक्टिकली चला के दिखाएगा। यहाँ तक कि अपनी डॉक्यूमेंटेशन में पता है क्या बोलता है, ये बोलता है अगर आप एसक्यूएल वाले से आज सीख कर आ रहे हो ना एसक्यूएल, तो वो जो है ना अपनी क्यूरी के नीचे एसक्यूएल की क्यूरी भी दिखाएगा। बोला अगर आप ये अगर आप एसक्यूएल से आ रहे हो तो बोला आप जो याली क्यूरी चलाते थे ना, तो बोला मोंगोडीबी में ऐसे चल रही है, वो ऐसे ही बता रहा है। और एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल लेके समझाता है वो बोलता है मैंने पहले टेबल डेटा क्रिएट करा, उसके बाद वो आपको एग्जाम्पल लेके समझाता है। मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह से ये जो है चीज़ें बताता है। ये जो है कुछ कंपनी से जो इन लोगों का इसका यूज़ कर रही है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका यूज़ करना कैसे है। अगर आप लोगों ने कभी माई एसक्यूएल का यूज़ करा होगा तो वहाँ पे लोकली सेटअप कर लेते हैं, लोकल होस्ट वगैरह यूआरएल डाल के काम चला लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को पहले तो अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा इसकी वेबसाइट पर। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट है, और मोंगो डीबी एटलास पर चल जाते हैं। और इससे कन्फ्यूज मत होना, मोंगो डीबी लिख लो या एटलास हो, खैर बात वो एक ही आ जाएगी। अलग अलग मैं इसके तरीके बता रहा हूँ आपको क्या क्या हो सकते हैं इसमें। यहाँ पर मैं साइन इन पे जाऊँगा, मेरे पास ये ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट है। क्रिएट करने का वही तरीका, कंटिन्यू विद गूगल वगैरह करके इसको अकाउंट को क्रिएट कर लेना। तो मैं इसको लॉगिन कर लूँगा कंटिन्यू विद गूगल से। और इसका ये जो यूआई पता है किस पे बनी हुई है, रिएक्ट पर। हाँ, ये भी आना गाना तो जाहिर सी बात है, मनी स्टेक फेमस ही पे ही है, जाहिर सी बात है। ये जो है ये रहा, ये रिएक्ट का यूज़ कर रहा है, सेनेटरी यूज़ कर रहा है इशू ट्रैकर के लिए, जो इश्यूज वगैरह होते हैं। ये जे क्यूरी हो गया, बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे। वो बिहाइंड द सीन जो आप कोडिंग यूज़ कर रहे होते हैं ना, जो बनाए हुए होते हैं उन लोगों ने यूज़ करे हुए होते हैं, उसका दिखाता है वो। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे, मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट है। आप लोगों को फर्स्ट टाइम में इस तरह का नज़र नहीं आएगा, अगर आप क्रिएट कराना चाहो तो करा सकते हो। इधर करके दिखा दूँ, अपना ईमेल बताना पड़ेगा क्योंकि ये आपका अकाउंट क्रिएट होगा ना इधर, और किसका होगा नहीं है तो चले ऐसे ही देख लो, और क्या। अच्छा, जब अकाउंट क्रिएट करोगे तो आप लोगों से क्लस्टर वगैरह शुरू में बनाने के लिए पूछेगा। तो मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट है तो मैं इसलिए दिखा नहीं सकता, ठीक है ना। तो क्लस्टर जब आप बनाओगे फर्स्ट टाइम में, जब अकाउंट को साइन अप कर लोगे, तो इसके लिए मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे दूंगा, वो मेरी ऑलरेडी एक रिकॉर्ड हुई भी है, तो उसके ऊपर आप लोग देख सकते हो कि क्लस्टर वगैरह कैसे बनाओगे। तो मेरे पास वो सारा क्लस्टर रेडी है, ठीक है ना। तो वो वीडियो वहाँ से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, कोई इसमें ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जब क्लस्टर वगैरह सारी चीज़ें बना लोगे तो इस तरह की यूआई नज़र आएगी। अब मैं आपको क्लस्टर के बारे में बताता हूँ। क्लस्टर आसान वर्ड में क्या होता है। क्लस्टर माने ग्रुप। देखिए, क्लस्टर का मतलब ये है कि ग्रुप की बात कर रहा है। जैसे कि आप लोगों ने किसी एक क्लाइंट के प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट करा, आप क्या कर दोगे, उसका एक फोल्डर बनाओगे, उसका नाम लिख के साइड में रख दोगे, वो हमारा एक क्लस्टर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मेरा क्लस्टर में क्रिएट करना चाहूँ तो नया क्लस्टर क्रिएट कर सकता हूँ। इस वक्त मेरे क्लस्टर का नाम है प्रोजेक्ट 0, लेकिन मैं इसके अंदर अभी फ्री वाला यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं नया क्लस्टर क्रिएट करूँगा तो मेरे से पैसे मांगेगा। अब मैं दूसरी बात बताऊँ, हाँ, जब आप फर्स्ट टाइम पे अकाउंट को साइन अप करोगे, जो मैं क्लस्टर बनाने का ऑप्शन आएगा ना, तो वो ये वाली स्क्रीन आएगी आपके पास। मतलब अब मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है ना। आपको भले वो वीडियो नहीं भी देखोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। जब फर्स्ट टाइम में आप खोलोगे तो आपके पास ये स्क्रीन लेकर आएगा वो। इस स्क्रीन में आपके पास फर्स्ट टाइम में 4 बॉक्स नजर आएंगे। मेरे पास 3 आ रहे हैं, आपके पास 4 आएंगे। हाँ, उसमें एक फ्री वाला होगा। अब यहाँ पर आप देखो ये क्या बता रहा है, $0.0 लेगा पर आवर।
तो इस हिसाब से जो पैसे इसके चार्ज कर रहा है, फिर वो आपको बता रहा है कि कितनी जीबी आपको रैम देगा, कितनी जीबी वो स्टोरेज देगा, उसमें कितने सीपीयू होंगे, और इस तरह से वो बस अपनी सारी चीज़ें बता रहे हैं। इसकी फुल डिटेल आप यहाँ से इसको देख सकते हो। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है आप लोग अगर इसका यूज़ करते हो तो, लेकिन ये आपको फ्री के अंदर 512 MB फ्री देता है टेस्टिंग के लिए, जो हम 512 MB का यूज़ करते हैं। लेकिन 512 MB भी जो है ना जेसन के हिसाब से इतनी होगी कि आपको इसमें 1 लाख के करीब यूज़र का डेटा स्टोर कर दोगे, बल्कि 1 लाख से भी कहीं ऊपर स्टोर कर दोगे। डिप्लॉय के बाद भी चलेगा। हाँ तो मेरा सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन तक है। हाँ डिप्लॉय करने के बाद तो ये मेरे काम का नहीं है। नहीं, डिप्लॉय करने के बाद भी आपके काम का है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये अपना एक URL देगा। वो URL जो है ना, वो इसका बाय करा हुआ हमारा URL होगा। मैं आपको अभी दिखाऊंगा, चीज़ समझ में आ जाएगी, अभी देखना। अब मैंने इसको स्क्रॉल करा, आप लोगों ने फ्री वाले पे क्लिक करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास तो क्योंकि ज़्यादा सारे पेड दिखा रहा है, मैं आपको फ्री वाले का सिनेरियो बता रहा हूँ क्या है। मैं इसको फिर वापसी हटा रहा हूँ। आपके पास यहाँ पे देखो क्लस्टर का ऑप्शन आ रहा है, मेरे पे क्लस्टर 0 बना हुआ था। यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हो। अभी जैसे क्लस्टर 1 आ गया, क्योंकि वो एक और बन के नया बनाना चाह रहा हूँ, जो कि अभी पेड है, नहीं बना सकता मैं। आपने इसमें किसी भी सेटिंग को नहीं छेड़ना है, कुछ भी नहीं छेड़ना है। आपने सिर्फ इसको क्लस्टर 1 ये नाम चेंज कर सकते हो, बट क्लस्टर ऐसे रहने देना। दूसरा, आपके पास ये 3 ऑप्शन आएंगे, आपने अमेजोन को ही सिलेक्ट रखना है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं चेंज करना है इसमें से। तीसरा काम, ये जो आपका ड्रॉप डाउन है, इस जगह पर आपको मुंबई का ऑप्शन नज़र आएगा, ये इंडिया मुंबई का ऑप्शन इसमें नज़र आएगा, ये रहा मुंबई वाला, ये आपने इसमें सिलेक्ट कर लेना है। हाँ, दूसरा सिलेक्ट नहीं करना, ये वाला करीब जो है अपना जो है सिलेक्ट कर लेना, ये आपका रीजन होता है, ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पर जैसे आप क्रिएट डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करोगे, तो ये आपका क्लस्टर को क्रिएट कर देगा, एक आध मिनट लेगा, क्लस्टर आपका क्रिएट हो जाएगा। ये फ्री के हिसाब से है, ठीक है। एडवांस ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। एडवांस कॉन्फ़िगरेशन जब वो पेड ले रहोगे फिर आप जा सकते हो। जाहिर सी बात है, जब आप बाय करोगे तो इससे 10-15 सवाल भी यहाँ पे कर सकते हो, सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेनेशन दे देगा। बेक करते हैं इसको। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास एक क्लस्टर क्रिएट होकर आ गया। जब आपके पास क्लस्टर क्रिएट होकर आ जाएगा, तो ये यूआई आपको कुछ इस तरह की नज़र आएगी, जैसे आपको इस वक्त मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। हाँ, एक प्रोजेक्ट हो गया। और जैसे पेड वाला मल्टीपल क्लस्टर बना सकते हो, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए, या किसी क्लाइंट के लिए क्या कोई दूसरा प्रोजेक्ट बनाया, उसमें काम कर दिया। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा कनेक्ट का, ठीक है। कनेक्ट पर जाना, कनेक्ट पर जाने के बाद ये आपसे बोल रहा है, कनेक्ट का मतलब कि आप अपने मोंगोडीबी को जहाँ भी कनेक्ट करना चाह रहे हो उसका प्रोसेस है। ये कनेक्ट बता रहा है, बोला किसके ज़रिए कनेक्ट करना चाह रहे हो, क्या ड्राइवर के ज़रिए, या कंपास के ज़रिए, या शेल के ज़रिए, या मोंगोडीबी फॉर VS कोड, या एटलास SQL। बोला क्या ऑप्शन सिलेक्ट करना चाह रहे हो। हम इसमें से ऑप्शन चूज़ करेंगे, शेल वाला कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ। देखो शेल वाला, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई, कम से कम 7 से 8 वीडियोज़ हैं, 7 से 8 वीडियोज़, अगर शेल के साथ सीखना चाहते हो तो। लेकिन मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि शेल के साथ यूज़ नहीं होता। शेल आपको कब काम करके देता है, तब आप इसको जब सीख रहे होते हो, जैसे कि मतलब आप कमांड वमांड चला के देखना चाह रहे हो डेटाबेस कैसे क्रिएट होगा। आपको ये जब ज़रूरत पड़ेगी, मान लो आपको ना एक्सप्रेस जेस आती है ना नोट जेस आती है, आप मोंगोडीबी सीखना चाह रहे हो, आप उसको कहीं कैसे अप्लाई करोगे किसी के साथ, तो फिर आप वो शेल के जरिए आप कमांड चला के डेटाबेस से रेंडमली क्रिएट कर लिया, कुछ इस तरह के काम कर सकते हो। तो शेल आपके लिए जब अच्छा है। तो अगर शेल के साथ सेटअप चाह रहे हो तो मैं इसका लिंक एक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से वो 7-8 लेक्चर आप लोग इसको देख सकोगे। मैं दिखा भी देता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ पता चल जाए। वैसे काम का नहीं है, जो मैं शेल के ज़रिए कमांड चलाऊँगा वो कमांड रियल में यूज़ नहीं होगी, ये बात याद रखना। लेकिन बस ये है कि आपको इतना पता चल जाएगा कि ये इसमें कमांड होती है, चीज़ें चला सकते हो आप। टेक जोन लर्निंग, ये प्लेलिस्ट में जाना, ये वाली मनीष टेक वाली एक प्लेलिस्ट आ रही है, इसमें स्क्रॉल करके चल जाओ। नहीं, ये पहले का है ये। और जब इसको स्क्रॉल करोगे, ये हमारा नोट जेस आ गया। नोट जेस के अंदर ये हमारा और स्क्रॉल करते हैं मोंगोडीबी, ये रहा पार्ट 1, मोंगोडीबी सेटअप एंड कनेक्शन। ये वो वाली वीडियो जो मैं आपको बोला था क्लस्टर फर्स्ट टाइम पे आप बनाओगे, तो ये वो वीडियो है। इसके नीचे आप जाओगे ना, ये मोंगोडीबी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये 6-7 वीडियोज़ हैं, ये यहाँ तक आ रही है।
ये मजीद और यहाँ तक आ रहा है, ये रहा, यहाँ तक वीडियोज़ है। ये सारी वो वीडियोज़ हैं जिसमें आपको सारा कमांड के जरिए चलाना सिखाया है, और आप इस टर्मिनल के अंदर यहाँ पर रन करके करोगे, वो फिर यहाँ पे आप कमांड चलाते हो मंगूस वगैरह, इस यहाँ पे कमांड होती है इसकी, मंगूस करके आप कमांड चलाते हो, फिर वो स्टार्ट हो जाता है। वो सारे आप इसको वीडियो में देखोगे समझ में आ जाएंगी चीज़ें, अगर सीखना चाह रहे हो, ज़बरदस्ती नहीं है, सही है। ये सारी चीज़ें मैं आपको डायरेक्टली मेथड के जरिए बता दूंगा, एक्सप्रेस के अंदर ही जो रियल में यूज़ हो रहा है। तो अगर हम उसको भी सीखेंगे तो उसमें भी टाइम लगेगा, तो डायरेक्टली हम उसके ज़रिए सीख लेंगे, एक्सप्रेस के ज़रिए। यहाँ पर मैंने दोनों के साथ ही बताया हुआ है वैसे, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अच्छा, ये शेल वाला प्रोसेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक प्रोसेस है कंपास वाला। कंपास मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये मेरे पास एक मोंगोडीबी कंपास है कि मैंने डायरेक्टली सेटअप करके अपने पास रख लिया। जैसे अब यहाँ पे कम में बोल रहा हूँ कि मुझे जो काम करना है वो कंपास के साथ करना है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि क्या आपके पास मोंगोडीबी का कंपास है, अगर है तो आई हैव मोंगोडीबी कंपास इंस्टॉल, ठीक है, वरना तो आई डोंट हैव मोंगोडीबी कंपास इंस्टॉल, कि मेरे पास कंपास नहीं है। और अगर नहीं है तो बोला ठीक है डाउनलोड कर लो, अगर नहीं है तो कर लो। अच्छा, अब आप बोलोगे कि मुझे इसमें से क्या करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो, अगर कर लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं भी करोगे तब भी काम हो जाएगा। अब मैं दोनों में फ़र्क बताऊँ तो क्या है। अगर आप मोंगोडीबी कंपास का यूज़ नहीं करते तो आपको जब भी आप काम करने बैठोगे तो हर बारी अपना जब काम करने बैठोगे ना तो मोंगोडीबी को आके लॉगिन करना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा। वो जो टाइम वेस्ट होगा वो तो होगा, फिर आपको जाके अपने ब्राउज में जाना पड़ेगा, वहाँ पे सारा डेटा देखना पड़ेगा। मतलब आप एक तरह से वेबसाइट के ऊपर बंद जाओगे, आपको हर बारी जाके साइन इन करना है, उसमें टाइम वेस्ट होगा, फिर जाके आपको अपना डेटा देखोगे, डेटा देखने में इतना टाइम लग जाएगा क्योंकि डेटा ज़्यादा होता है, टाइम लगता है। मोंगोडीबी कंपास का फ़ायदा ये होता है, बड़ा सिंपल प्रोसेस होता है, आपके पास डाउनलोड होकर आ जाता है। जैसे मेरे पास यहाँ पर है, मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ कि कितना ज़्यादा सिंपल सा होगा ये मैंने इसको ये जो है क्लिक करा, ये स्टार्ट हो गया। ना कोई इसमें रॉकेट साइंस से कुछ भी नहीं है, सीधा टेक्स्ट वाले पे क्लिक करा, स्टार्ट हो गया बस। ना कोई लॉगिन, ना कोई साइन अप, कुछ नहीं, सीधा काम हो गया बस। ये कुछ भी नहीं, फर्स्ट टाइम प्रोसेस होता है इसमें, वो अभी मैं करके दिखाता हूँ क्या होगा फर्स्ट टाइम प्रोसेस भी। अब यहाँ पर मैंने एक मेरा खुद का बना हुआ है और एक टेक्सोन का बना हुआ है। जो मैं इस वक्त करंटली जो यूज़ कर रहा हूँ वो टेक्सोन वाला यूज़ कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी मेरे पास है। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे कि अगर ऑलरेडी है तो बोला ठीक है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस डायरेक्टली ये डीबी स्ट्रिंग उठा लो। इसको बोला जाता है डीबी स्ट्रिंग। अब ये नाम याद रखना ज़रूरी इसलिए कि कल भी आप इंडस्ट्री में जाओगे तो आपसे बोलेगा पहले डीबी स्ट्रिंग, तो आप मोंगोडीबी किसी से मांगोगे, पता चला आप बोले यार मोंगोडीबी का यूआरएल तो दे। तो ये नेमिंग कन्वेंशन जो है अच्छी होती है, तो इसको याद रखो, डीबी स्ट्रिंग इसको बोला जाता है। तो ये जो यूआरएल है इसको कॉपी करो और अपने पास यहाँ पर आके नोटपैड के अंदर रख के रख लो, ठीक है। अगर इसको आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर मोंगोडीबी का खुद का यूआरएल है, ये आपका जो यूज़र नेम होता है ये वो है। इस जगह पे आपको हाईलाइट कर रहा है कि आप अपना डेटाबेस का पासवर्ड डाल देना, वो आपसे हाईलाइट कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताऊँ, जो इसके अंदर पासवर्ड इसने मेरे से पूछा है वो अच्छी बात है कि जब आप फर्स्ट टाइम पे क्लस्टर को क्रिएट करोगे वहाँ पर आपसे पासवर्ड पूछेगा, ठीक है, वहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछेगा। जो पासवर्ड आप दोगे वो पासवर्ड क्लस्टर के टाइम पर जो आपने दिया होगा वो पासवर्ड आपने इधर पेस्ट करना होगा। मैं आपको अभी एक चीज़ और दिखाता हूँ सारा प्रैक्टिकल अभी कैसे होगा। चलो, वो यूआरएल इसने दे दिया। अगर आपके यहाँ मोंगोडीबी नहीं है तब भी आप इसको डाउनलोड कर लेना, और है या नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डीबी स्ट्रिंग वो फिर भी आपको देगा। दोनों चीज़ों के अंदर, दोनों केस में आपको प्रोवाइड करेगा ये, ठीक है। अब मान के चलो चाहे है या नहीं है, मैं मोंगोडीबी कंपास से हट के ही आपको बातें बता रहा हूँ सारी, सही है। मैं अभी कंपास पे बाद में भी आ जाऊँगा, इसका मसला नहीं है, बस अभी इस वक्त के लिए आपके लिए ये लाइन काम की है बस। अब ये जो लाइन है ना, जो आप पेड वाली बात कर रहे थे, जब आप पेड वाला खरीदोगे ना तो ये लाइन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, और फिर उनको पता होता है कि हमारा पेड वाला यूज़ कर रहा है या वो फ्री वाला यूज़ कर रहा है, उनके पास आईडी वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। तो ये यूआरएल फिर वो अगर जैसे आपने पेड लिया हुआ, टाइम गुजर गया तो ये वो यूआरएल वर्क करना छोड़ देगा। तो ये बस ये इसमें फ़र्क हो जाता है बस। ये अभी फ्री वाला है, उन्होंने खुद ने आईडी दी हुई और इनको ये सारी आईडी याद रहती है किसको फ्री है कौन सा है। नहीं, पासवर्ड हमारा होगा, मैं अभी वही दिखा रहा हूँ। अब देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको वहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन देता है और या आपने पासवर्ड फॉर एग्जाम्पल भूल गए, किसी का पहले से अकाउंट क्रिएट है जो किसी ने करा होगा तो पासवर्ड ही भूल सकता है, इस तरह के बहुत सारे सिनेरियो हो सकते हैं। स्क्रॉल करके लास्ट में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा डेटाबेस एंड नेटवर्क एक्सेस का, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे एडिट का ऑप्शन मांगेगा, ठीक है ना। ये एडिट पर जाना, ये मेरे से पासवर्ड मांग रहा है, ये रहा एडिट पासवर्ड।
ठीक है, मैं एडिट पासवर्ड पे जाके अपना नया पासवर्ड दे सकता हूँ और यहाँ पर मैं सीधा अपडेट यूज़र पे क्लिक कर दूंगा, पुराना वाला हट जाएगा, ये नया वाला अप्लाई हो जाएगा। मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरे इसी टेक्सोन लर्निंग के ही डेटाबेस के ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशनें चल रही हैं। अगर पासवर्ड चेंज करूँगा, अच्छा ये याद रखना, ये अच्छी चीज़ याद आ गई है कि अगर आपने यहाँ से पासवर्ड चेंज कर दिया ना और इसी पासवर्ड के ऊपर बहुत सारी आपकी एप्लीकेशनें लाइव चल रही हैं, वो सब बंद हो जाएंगी। अब उसका रीज़न देखो, ये है कि अगर आपने ये डेटाबेस का यूआरएल है, आपने अपने किसी पुराने प्रोजेक्ट में लगाया हुआ है और ये चल रहा है, तो यहाँ पे आपका खुद का पासवर्ड होगा रियल वाला, क्योंकि अब तो पासवर्ड ही आपने चेंज कर दिया। जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो पुराना पासवर्ड मांग रहा होगा, तो वो तो अप्लाई करेगा नहीं, तो ये वो जो है ना चलना बंद हो जाएगा। तो इसलिए मैं पासवर्ड को चेंज नहीं करूँगा, और अगर करोगे तो सब जगह जाके आपको चेंज करना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ से भी हटा देता हूँ, बल्कि अभी मेरे काम का था ये, इसका पासवर्ड मेरे जहन में नहीं है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसका पासवर्ड मेरे जहन में नहीं है, तो मैं चाहूँ तो इसको ऑटो जनरेट कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसका पासवर्ड फिर यहाँ से उठा लूँगा, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर सेव है, ठीक है ना। तो ये पासवर्ड चेंज कर सकते हो। अब एक चीज़ और, आप जब मोंगोडीबी पे अपना अकाउंट क्रिएट करोगे तो सबसे बड़ा एक इशू आता है, सबके पास आएगा, आपके पास भी आएगा, आपके पास भी आएगा। आपके पास मोंगोडीबी घर पे परफेक्ट वर्क करेगा, लेकिन घर से बाहर आके काम करोगे नहीं काम करेगा। जब आप अकाउंट क्रिएट करोगे, अब उसका रीज़न ये होगा कि आपका आईपी एड्रेस, क्योंकि जहाँ पर जिस नेटवर्क पे बैठ के आप आईपी वो मतलब अकाउंट क्रिएट करोगे, उसका आईपी ऑटोमेटिकली इसमें सेव हो जाएगा, और वो फिर यहाँ पर आईपी जो है ना वो वाला सेव आ रहा होगा। आपके पास यहाँ पर ये सा आईपी नहीं आ रहेगा, आपके पास वो दूसरा आएगा। तो आपने क्या करना होगा, आप उस वक्त तो काम कर सकते हो, लेकिन अगर वही अपने ऑफिस में आके काम करने की कोशिश करोगे, मोंगोडीबी को रन करोगे, वो एरर देगा, वो बोलेगा कि आईपी वो नहीं है, और वो आपको मुँह से आईपी का नाम नहीं बताएगा, बट उसका रीज़न वही है। सही है। तो अब आपको करना क्या होगा, आपको करना ये एडिट के ऊपर क्लिक करना, जो आपका आईपी आ रहा होगा, ठीक है। या तो आप इसको डिलीट कर सकते हो, यहाँ पे नया आईपी एड्रेस भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना, दोनों ऑप्शन है। या जो आ रहा है ऑलरेडी उसको एडिट पे क्लिक करना, यहाँ पर इसको बोलते हैं वाइट लिस्ट आईपी एड्रेस। वाइट लिस्ट आईपी एड्रेस इसमें होता ये है 10 डॉट, दूसरा 0, तीसरा 0, फिर डॉट, चौथा 0, स्लैश, फिर 0। ये होता है आपका वाइट लिस्ट आईपी एड्रेस। जब फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट करोगे, फर्स्ट टाइम सारे प्रोसेस आपने करने होंगे, ये सिर्फ एक टाइम का थोड़ा सा मसला, उसके बाद कभी मसला नहीं आएगा। बाकी ये कि इसके अलावा कुछ नहीं करना। वाइट लिस्ट आईपी एड्रेस का मतलब ये है कि ये पूरी दुनिया में कहीं पर भी एक्सेस किया जा सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपका जैसे क्लाइंट है वो पाकिस्तानी है तो आप सिर्फ पाकिस्तान का वो आईपी डाल दो, आगे दूसरी जगह पे काम नहीं करेगा ये। तो ये आईपी के बड़े इसमें होते हैं, तो आप खैर इसको अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। ये बस मेरा इतना ही प्रोसेस है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं करना। बाकी एक जो मेरे काम की चीज़ है वो मैंने यहाँ पे निकाल के ला के रख ली है, ठीक है ना। ये अभी इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ थोड़ी देर में। और जो मेरा पासवर्ड है वो मुझे यहाँ से मिल जाएगा। मैं एडिट कनेक्शन पे जाऊँगा, सबके खुद के अपने आप लोगों के पर्सनल पासवर्ड होंगे, तो ये मेरा यहाँ पर पासवर्ड ये वाला है। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको पासवर्ड हटा के ये वाला लगा दिया, और ये वीडियो के बाद काम नहीं करेगा, मैं इसको चेंज कर दूंगा। इस पर एक्सपेरिमेंट करते रहे मत रहना, तो ये सब जगह चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब जो है ये सारा काम मैंने कर लिया। दूसरी बात मैं ये कर रहा था कि इधर जब आप आओगे, जब सारे काम से फ्री हो जाओगे, तो बस आप आ जाओ प्रोजेक्ट ओवरव्यू के ऊपर, जो आपको वापसी से मेन स्क्रीन थी उसके ऊपर मैं आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आ रहा है ब्राउज कलेक्ट करके, ब्राउज कलेक्शन करके, यहाँ पर जाना है। ये आपको सब काम जब करना पड़ेगा अगर आपके पास कंपास नहीं है, ठीक है ना, तो आपको डायरेक्टली जाहिर सी बात है कि वेब बेस्ड ही काम करना पड़ेगा, सारी यूआई वगैरह सब यहीं से हैंडल करनी पड़ेगी। ब्राउज कलेक्शन पे जाओगे और इस जगह पे ये मेरे पास ये कनेक्ट हो रहा है, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास कितने सारे यहाँ पर डेटाबेस बने हुए हैं। ये सारे डेटाबेस हैं। अगर MySQL से आ रहे हो तो वहाँ पर भी डेटाबेस ही होते हैं, टेबल का सिनेरियो अंदर होगा इसमें। ये आपके सारे डेटाबेस हैं। नहीं 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 नहीं, टेबल नहीं है। ये जो है ये ग्रुप है, ठीक है, क्लस्टर ये हमारा ग्रुप है, जो हम प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, अब उसके अंदर भी बहुत सारे डेटाबेस हो सकते हैं। तो ये मैंने कई सारे बनाए हुए हैं, जैसे अभी आप लोगों के लिए बनाने वाला हूँ मैं एक। और अगर मैं चाहता तो नया क्लस्टर भी बना सकता था, बट वो पेड वाले में आ जाएगा, तो मैं फ्री के अंदर एक ही क्लस्टर अलाउ फ्री के अंदर, वरना तो जेब से माल निकालना पड़ेगा आप लोगों को। सही है। अब यहाँ पर मल्टीपल डेटाबेस हैं। अगर आप डेटाबेस में जाओगे तो यहाँ पर एक चीज़ को याद रखना, MySQL में क्या होता है, अगर कोई MySQL से आ रहा है तो पहले होता है डेटाबेस, डेटाबेस में होता है टेबल, टेबल के अंदर होता है टेबल का डेटा, ठीक है।
यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डेटाबेस के अंदर यहाँ पर टेबल नहीं होता, यहाँ पर होता है सीधा कलेक्शन। जैसे इसमें जाता हूँ, ये आ गया कलेक्शन, ये वाला खाली था, ठीक है ना, एडमिन में कोई भी नहीं था, ओथ के अंदर है, क्या नाम है, यूज़र, ये कलेक्शन है। अगर माइस्क्वेल से आ रहा है तो ये हमारा टेबल होगा एक तरह से। अब यहाँ पे 2 कलेक्शन बने हुए हैं, ब्लॉग में आ रहा हूँ, यहाँ पे एक कलेक्शन है ये सारे डेटाबेस हैं, डेटाबेस के अंदर टेबल बने हुए हैं, देखो ये कितने सारे टेबल बने हुए हैं, ये सारे टेबल हैं। लेकिन मोंगोडीबी की ज़बान में सारे कलेक्शन कहलाते हैं और आपने कलेक्शन ही बोलना है। यहाँ पर आप टेबल बोलोगे बात गलत हो जाएगी। टेबल में होता है जो रो कॉलम में डेटा स्टोर करता है, ये कलेक्शन है। इस कलेक्शन के अंदर आपको जो है आपका डेटा मिलेगा, जो टेबल के अंदर डेटा स्टोर होता है ना, यहाँ पे आपको जेसन के अंदर डेटा मिलेगा। तो यहाँ पर मेरे पास इसके अंदर कोई देख सकते हो डेटा अवेलेबल नहीं है। मैं किसी ऐसे पे जाता हूँ जैसे ब्लॉग वाले पे चल जाता हूँ जहाँ पे डेटा अवेलेबल होगा कुछ ना हो। ये देखो इसमें की वैल्यू पर में डेटा, टाइटल ये उसकी वैल्यू, डिस्क्रिप्शन ये उसकी वैल्यू। और कंपास का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास कंपास है तो मुझे कुछ नहीं करना, बस कनेक्ट करा डायरेक्टली, वो सारे जो डेटाबेस वहाँ बने हुए नज़र आ रहे थे ना, वो सारे आपको इधर नज़र आ जाएंगे। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं करी, ना कोई ब्राउज कलेक्शन, ना कोई कुछ भी नहीं, बट डायरेक्टली आप यहाँ पर ओथ में जाओगे, वही वाला आपको यहाँ पर अंदर जैसे आपको एंट्री मिलेगी वही यूज़र नज़र आ रहा है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो वो आपको सारे डेटा नज़र आएंगे, की वैल्यू पेयर में डेटा। और इसमें आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आपको बने बनाए बस एग्रीगेशन फंक्शन, स्कीमा, इंडेक्सेस, वैलिडेशन सब चीज़ें मिल जाती है। यहाँ पे कोई क्यूरी रन करनी हो क्यूरी रन कर सकते हो, अपडेट डिलीट डायरेक्टली हाथों हाथ यहीं कर सकते हो। हाँ, यहाँ तक कि आप क्यूरी एआई से जनरेट करा लो क्यूरी एआई से जनरेट करा लो। मतलब आपको कोई चीज़ फाइंड करनी है, आप क्यूरी भूल गए, आप जो मोंगोडीबी के साथ काम करना भूल गए, उसकी कमांड भूल गए, एआई लिख कर देगा। मैंने इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प ली है, रियलिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प ली है। मैं बाज़ों का क्यूरी भूल जाता हूँ, यहाँ पर मतलब बाज़ों का ऐसा होता है कि मुझे डेटा भी फाइंड करना पड़ता है कि यार ये पता नहीं क्रिएट हुआ नहीं हुआ, तो मैं देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे देख सकता हूँ, ठीक है। तो वो आप क्यूरी यहाँ पे ऐसे लिखवा सकते हो, अदरवाइज आपको आती है तो यहाँ पे भी लिख सकते हो। इसके अलावा जो है यहाँ से डायरेक्टली फाइंड भी कर सकते हो। मोंगोडीबी कंपास के अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं आपको इस टाइम पे प्रेफर नहीं करूँगा लर्निंग स्टेप के अंदर, क्योंकि सारा काम आप अगर यहीं से छपवा दोगे तो वो आपको चीज़ें समझ नहीं आएगी। ये वेबसाइट में है लेकिन इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, वेबसाइट में भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आ गया, ये वेबसाइट चल रही है, वेबसाइट में फाइंड का ऑप्शन है, यहाँ भी क्यूरी जनरेट का ऑप्शन है, ठीक है। यूज़ एआई फीचर के ऊपर जाओ, यहाँ पे अपनी क्यूरी लिख दो, वही एग्रीगेशन फंक्शन। लेकिन वेबसाइट थोड़ी स्लो होती है कंपेयर टू उसके डेस्कटॉप यूआई के, ठीक है। तो ये खैर सारा प्रोसेस हो गया। आपने इसमें कुछ भी काम नहीं करना है, बस इसको छोड़ दो, इसको बंद कर दो, इसी को ओपन रहने दो। फिलहाल यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को बंद कर देता हूँ, सारा को कोलैप्स कर दिया, ठीक है। हाँ, ये वेब बेस्ड खोला हुआ है मैंने। अब हम काम करते हैं, एक्सप्रेस के ऊपर आते हैं और इसका सारा सेटअप देखते हैं किस तरह से होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं npm init, ये मैंने कमांड चलाई है मोंगोडीबी सेटअप के अंदर। और -y का मतलब ये है कि आप क्या करो, जैसे कि npm init करते थे 10-15 सवाल पूछता था खानदान की इन्फॉर्मेशन, वो पूछना बंद कर देगा। -y का मतलब है सारों को यस कर दो, सारों को यस। मतलब कि मोंगोडी आपके डेटा नाम क्या होगा, प्रोजेक्ट का, उसका वर्जन, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह सब चीज़ें खुद ही ने कर देगा। ये आपसे कोई सवाल जवाब नहीं पूछेगा। आपने बस डायरेक्टली यहाँ पर क्या करना होगा, npm i express, ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेस जैसा यूज़ करना था एक्सप्रेस तो करना पड़ेगा। अब मैंने आपको चीज़ बताई, हम यहाँ पे यूज़ किसका करेंगे, मंगूस। ये एक ORM नहीं होता, इसको बोलते हैं ODM। ये ORM नहीं है, ये ODM होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मंगूस, ये मंगूस आ गया। इसके अलावा मुझे नोडमोन भी चाहिए होता है, मैं यहाँ पर नोडमोन लिख लूँगा। वैसे नोडमोन आप लोगों को असली में डेव डिपेंडेंसी में इंस्टॉल करना चाहिए, लेकिन फिलहाल मैं इधर कर लेता हूँ मुझे, क्योंकि मैं कौन सा इसको प्रोडक्शन में लाइव करने वाला हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। अब जैसे ये सारा प्रोसेस हो जाएगा तो यहाँ पर आपके पास ये डिपेंडेंसीज के अंदर सारी चीज़ें दिखा देगा वो। ये आ गया, तीनों पैकेज इंस्टॉल हो गए, नोड मॉड्यूल्स आ गया, सारा काम हो गया। ये बोला हमारी मेन फाइल कौन सी है और हमने भी किस नाम से बनाई है, server.js, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम मैं आपको बताता हूँ, इंपोर्ट। हम लोग क्या करते थे, इस तरह से काम करते थे, लेट और एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर, इस तरह से हम लोग काम करते आ रहे थे। याद है, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर ही बता चुका हूँ। हम लोगों को जो आदत है वो ज़्यादातर आदत है इंपोर्ट वाले सिंटेक्स की।
सही है, क्योंकि हम लोग शुरू से रिएक्ट पे उसी पे काम करते आ रहे हैं। तो अगर आप वही वाला सिंटेक्स इधर चाहते हो तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इधर एक ऑप्शन नजर आएगा टाइप का, और यहाँ पर ये जो टाइप है क्या लिखा हुआ है, कॉमन जेस। इस कॉमन जेस को हटा के आप कर देना मॉड्यूल। क्या कर देना, बस कुछ भी काम चेंज नहीं करना बस। इसके बाद ये आपको ऐसा अलाउ कर देगा कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिंटेक्स का यूज़ कर सकोगे। अब जैसे मैंने बोला, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, पहले इस तरह से लिखते थे, लेट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर। अब वही काम हम यहाँ पर इंपोर्ट करके लिखेंगे, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। नहीं, वही वाला सिंटेक्स हो जाएगा जो रिएक्ट में हम यूज़ करते थे। इसके अलावा लेट, मैंने वेरिएबल बनाया एप, और इधर आ जाएगा एक्सप्रेस जो कि एक फंक्शन है। यहाँ पर एक मैं वेरिएबल बनाऊंगा पोर्ट करके, जो कि ये हमारा एक पोर्ट जो है 3000 मैंने दे दी। अब एक चीज़ और यहाँ पर जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले मैं यहाँ पर ऐप डॉट लिसन करूँ, सर्वर को स्टार्ट करके आप लोगों को दिखाऊँ। यहाँ पर पहली चीज़ आपसे पोर्ट मांगेगा, तो यहाँ पर मैं पोर्ट नाम का जो वेरिएबल है वो इधर दे दूंगा, console.log, और इधर बैकटिक लगाया http लोकल होस्ट कोलन, ये लगाया, यहाँ पर आ जाएगा पोर्ट। ठीक है, ये सारा काम इधर आ गया। अब अगर मैं सर्वर को रन करूँ, रन करने के लिए आपको यहाँ पर एक छोटा सा सेटअप करना होगा, स्टार्ट नोडमोन server.js, और स्टार्ट की जगह पे मैं डेव लिख दूंगा, और अब मैं इसको रन कर सकता हूँ, npm run dev। देख सकते हो सर्वर मेरा स्टार्ट हो गया। और मैंने आप लोगों को लोग्स के लिए भी बताया था, अगर आप जैसे कि लोग वगैरह देना चाहते हो तो आप लोग npm i मॉर्गन का यूज़ कर सकते हो। मॉर्गन ना, इसके बारे में मैंने बताया था मॉर्गन होता क्या है, बस यूज़ करके नहीं दिखाया था। तो आप चाहो तो फिर इसका भी यूज़ कर सकते हो, या आप लोग कोई API बनाओगे तो उस वक्त आपके लिए हेल्प कर देगा। मॉर्गन फ्रॉम मॉर्गन। और जिस तरह से हम लोगों ने कुछ मिडिल वेयर्स का यूज़ करना बताया था मैंने आप लोगों को, और प्रीवियस वीडियो में भी एक बताया था कोर्स मिडिल वेयर, फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट करने के लिए मैंने आप लोगों को पैकेज बताया था। ये हमारे मिडिल वेयर होंगे। ऐप मिडिल वेयर को यूज़ करने का तरीका क्या है, ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसन। दूसरा एक मिडिल वेयर में यूज़ कर रहा हूँ ऐप डॉट यूज़, अगर आपके पास कोर्स वाला है तो आप यहाँ पे कोर्स लगा दोगे। ठीक है, मेरे पास कोर्स नहीं है फिलहाल के लिए, मैं मॉर्गन वाले का भी यूज़ कर रहा हूँ। मॉर्गन में आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं ये वाले। ठीक है, तो मैं इसमें डेव का यूज़ करूँगा। इन आसान वर्ड में इनका मैं मतलब बता रहा हूँ। डेव का मतलब ये है कि सिर्फ मुझे आप उतनी इन्फॉर्मेशन दिखाओ कि कोई भी API कब हिट हुई, क्या टाइम था, क्या राउट था, बस। लंबे चौड़े लेक्चर नहीं चाहिए। अगर आपको लंबे चौड़े लेक्चर चाहिए तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, फिर मैं आप देख सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं इधर जाके देखूंगा npm run dev, तो अब यहाँ पर जो है मॉर्गन आपकी हेल्प करेगा, यहाँ पर वो लोग सारे आपको शो कराएगा। ठीक है ना, अभी यहाँ पे नहीं कराएगा क्योंकि कुछ भी मैंने काम करा नहीं है, भले मैं इसको बंद कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है भाई। ये हमारा एक बेसिक सेटअप है। अब आपको एक पैकेज और बता रहा हूँ जिसका नाम होगा npm i.env। हम क्यों यूज़ करते थे रिएक्ट में .env का यूज़ करते थे ना, .env फाइल बनाते थे। क्यों बनाते थे, रिएक्ट में भी हम लोगों ने यूज़ करा था। क्लर्क का URL हमने उसके अंदर रखा था। हमारी फ्रंट एंड की कोई API होती है वो भी हम रिएक्ट में इसके अंदर रखते हैं, मैंने रख के दिखाया भी था। तो env फाइल आप लोगों को पहले ही पता है कि हम इसलिए यूज़ करते हैं कि कोई भी आपकी सीक्रेट जो कीज़ होती हैं, सीक्रेट कीज़ हो गई, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गई, आप चाहते हो ये कोड जो है ना किसी से शेयर ना हो, ये खास चीज़ है, तो ऐसी चीज़ आप फिर अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में रखते हो। तो रिएक्ट के अंदर तो बिल्ट इन वो आपको env अलाउ करता है। उसका एक अपना तरीका होता है, बोलता है वाइट करके, वाइट अंडरस्कोर करके आप नाम दे के लिख दो। तो यहाँ पर आपको क्योंकि सारा खुद से काम कर रहे हो तो यहाँ पर आपको .env भी खुद इंस्टॉल करना पड़ेगा, खुद इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसको खुद से इंस्टॉल करा है। इस पैकेज का नाम क्या है, .env। ठीक है, ये इसका 17 पैकेज चल रहा है, ये मैंने इंस्टॉल कर लिया। अब यहाँ पर इसको यूज़ कैसे करना है, आपने यहाँ पर इम्पोर्ट env उठाना है, env लिखना है। इसके अंदर फ्रॉम वगैरह नहीं होता, डायरेक्टली बस आपने क्या करा इसमें लिख देना है बस, इम्पोर्ट env।
सॉरी .env डायरेक्टली लिखा। अब अक्सर लोग क्या करते हैं, इसके कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है ना। अगर आप रिक्वायर के साथ यूज़ कर रहे हो उसका एक अलग सिंटेक्स है। आप डायरेक्टली बस स्लैश लगा के कॉन्फिग लिख देना, बस कुछ नहीं मत करना। अक्सर लोग आपको ऐसे भी करते नजर आएंगे, मैं उनका सिंटेक्स भी बता देता हूँ, उससे कंफ्यूज मत होना। वो लोग क्या करते हैं, .env फ्रॉम .env, वो पहले ऐसे लिखेंगे, फिर उसके बाद इस .env के अंदर से आकर वो कॉन्फिग नाम के फंक्शन को कॉल कर देंगे। ऐसे भी कर सकते हो। तब आप ये 2 लाइनें लिख के लंबा चौड़ा काम करोगे तो ये वाला बेहतर नहीं ज़्यादा। तो ये बस दोनों तरीके से काम कर सकते हो भाई। ये .env का सेटअप हो गया, इसके अलावा आपने कोई काम नहीं करना है इसमें एक्स्ट्रा। अब आ जाओ इधर, और अब सवाल ये कि मेरा क्या ऐसा सीक्रेट होने वाला है जो मैं रखने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट करूँगा .env, और इसमें मेरी एक सबसे इम्पोर्टेंट कीज़ होगी पोर्ट। ये मैं अपनी मर्जी का नाम दे रहा हूँ। अगर ये रिएक्ट होता तो यहाँ पे मेरे पास पाबंदी थी कि मैं वहाँ पर white_port लिखता। अगर ये रिएक्ट होता, यहाँ पे मेरे पे कोई पाबंदी नहीं है, मेरी मर्जी का बैकएंड है ये। तो यहाँ पे पोर्ट लिखा, और पोर्ट के अंदर मैंने बोला कि 3000 का यूज़ करेगा या ये 5000 का यूज़ करेगा, कोई भी। दूसरा यहाँ पे मैं बोलूँगा DB URI, और यहाँ पर जो भी मेरी URI होगी मैं इसके अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा। अब मेरी जो URI है Ctrl+X करा, यहाँ पर आके इसको पेस्ट करा। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता चलूँ, यहाँ पर अब जो स्लैश है, ये जो स्लैश है, इस स्लैश के आगे आप अपने डेटाबेस का नाम दोगे जो आप चाह रहे हो कि वहाँ पे क्रिएट हो जाए। MongoDB के ऊपर यहाँ पर जो है आप चाह रहे हो कि वो इस जगह पे क्रिएट हो जाए डेटाबेस, वो URL आप वहाँ पे लिखोगे। वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखो तो कोई भी मान लो कि एक्सप्रेस नाम का क्रिएट करना चाह रहा हो, तो यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेस नहीं है, ठीक है ना, कोई भी एक्सप्रेस नहीं है। अगर होगा तो वो एरर दे देगा ऑलरेडी एग्जिस्ट का। तो मैं इधर यहाँ पे नाम दे दूंगा एक्सप्रेस, कि MongoDB के ऊपर जो मेरा डेटाबेस बनकर आएगा उसका नाम क्या होगा, एक्सप्रेस। अब आपको पता है कि मैंने बताया कि एक्सप्रेस के अंदर कलेक्शन के अंदर डेटा, ठीक है ना। अभी कलेक्शन नहीं बनाया, अभी सिर्फ डेटाबेस क्रिएट करा है इस कमांड से सिर्फ, वो भी अभी डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ। क्रिएट करने की कमांड तो लिखूंगा, ये तो मैंने उसको बताया है कि URI में किस तरह से काम होगा। अब मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ, आप चाहो तो सारा यहाँ पे भी काम कर सकते हो, बट वो कचरा हो जाएगा, सारे कामों को आप सेपरेटली रखना। तो मैं इधर एक फोल्डर बना रहा हूँ जिसका नाम होगा डेटाबेस DB, और इसके अंदर इसका फुल नाम भी दोगे तो भी मतलब बेहतर रहेगा, डेटाबेस। इसके अंदर मैं फाइल क्रिएट कर दूंगा db.js, यानी कि डेटाबेस कनेक्शन, या इस तरह से कोई भी एक नाम दे देना। मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा, मैंने पैकेज इंस्टॉल करा था Mongoose, तो ये Mongoose को इंपोर्ट करा, और मैं यहाँ पर बोलूँगा कि mongoose.connect, ठीक है। ये जो कनेक्ट है ये आपसे क्या मांग रहा है, अब ये कौन सी URI मांग रहा है, जो हमने वहाँ पे रखी है। तो अब आपको वहाँ से उठा के यहाँ पे लाने के लिए रिएक्ट का प्रोसेस क्या होता था, वहाँ पे लिखते थे import.meta.env, ठीक है। बट यहाँ पर इसका प्रोसेस क्या है कि आप लिखोगे process.env और जो आपने इधर नाम दिया होगा DB URI, कॉपी करा, ये यहाँ पर आगे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। बस अब इसके अंदर एक काम करो, इसको एक फंक्शन में रख लो। ये फंक्शन को हमें वहाँ पे कॉल करना होगा, फंक्शन DB कनेक्शन। कहाँ पर, हाँ ये मैंने अब नाम रखा अपनी मर्जी का। ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन होगा, ठीक है ना। ये आपने इधर लगा देना है, इससे पहले अवेट लगा देना, क्योंकि यहाँ पर एसिंक्रोनस काम हो रहा है। डेटाबेस कब कनेक्ट होगा किसी को कोई आइडिया नहीं है, तो जाहिर सी बात है एसिंक्रोनस सारा काम है। और एरर हैंडलिंग ज़रूर करना अच्छी चीज़ है, ताकि आप लोगों को एरर से पता चले कि कहाँ पर आपका मसला आ रहा है। मैंने बोला कि अगर भाई सब कुछ ठीक होता है तो console.log यहाँ पर एक मैसेज शो कर देना, हाँ डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, डेटाबेस कनेक्टेड, बस ये एक मैसेज प्रिंट कर देना। अच्छा, अब बाज़ों का लोग आपको कुछ इस तरह का भी नज़र आएंगे, तो उससे भी कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने यहाँ पर एसिंक का वेट का यूज़ करा है, लोग एसिंक का वेट का यूज़ नहीं करेंगे, हो सकता है कि वो डॉट देनकेज का यूज़ कर लें,
तो ये ऐसे भी हो सकता है। वही डॉट देन लगाएंगे, वही उसके अंदर कॉल बैक फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से वही केच लगाएंगे, यहाँ पर अगर कोई एरर आ रहा हो तो वो एरर शो करा देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये इस प्रोसेस से घबराना नहीं है। हाँ, तो ये एक लंबा प्रोसेस है, तो ये वाला ज़्यादा बेहतर है, ये आसान है। मैंने बोला भाई अगर कोई एरर आ रहा है तो आप लॉग करा देना एरर को कि क्या आ रहा है। अक्सर ऐसा भी आता है प्रोसेस डॉट एग्जिट करके, इसमें एक ऑप्शन आता है एग्जिट 1 कोड, ये कोड ये हमने दिया हुआ है, ठीक है ना। ये मैं आपको समझाता हूँ। 0 मतलब स्टार्ट होता है, 1 मतलब इसमें होता है एंड हो जाना, ये रहा, ये एंड हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ ये क्यों है, ये ऑप्शनल है लेकिन लगाओ ज़्यादा बेहतर है। इसका रीज़न ये है कि अगर बाय चांस आपके पास मोंगोडीबी के पास से कोई एरर आ जाता है, यानी कि मोंगोडीबी का एरर हो सकता है, ये नेट नहीं चल सकता, आपने कोई भंड मार दिया, तो इस तरह के जो भंड होते हैं तो आपका सर्वर जो है ना ये बंद कर देना, मतलब प्रोसेस डॉट एग्जिट, यानी कि गेम को एंड करो, बस डेटाबेस से एरर आ रहा है, आगे नहीं चलेगी कहानी। तो ये मैंने सारी लाइनें लगा दी। अभी जो डेटाबेस कनेक्शन है इसको मैं यहाँ पे कॉल नहीं करूँगा। अगर यहाँ कॉल करूँगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो मेन फाइल है वो है सर्वर डॉट जेस, जैसे रिएक्ट में हमारी मेन डॉट जेस थी, और अगर थोड़ा उससे आ गया तो ऐप डॉट जेस एक्स, वो आपकी सबसे मेन फाइल है। सारा कंटेंट इन दी एंड आपको कहाँ पे चाहिए होता था, ऐप डॉट जेस एक्स पे। तो यहाँ पर आपको इन दी एंड सारा जो डेटा है वो सर्वर डॉट जेस पे चाहिए होगा। तो मोंगोडीबी का जो ये फंक्शन है ये कॉपी करा, यहाँ से मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा, ठीक है, और ये इसका नाम आ जाएगा, और इधर आने के बाद इस फंक्शन को मैं कॉल कर दूंगा। मैंने वाला डीबी कनेक्शन को उठाओ, और एक चीज़ याद रखना, जब आप इसको इंपोर्ट करोगे, जैसे डेटाबेस कनेक्शन फ्रॉम डेटाबेस के अंदर से ये वाला जो है डेटाबेस फोल्डर के अंदर से ये वाली फाइल होगी, तो इसके अंदर डॉट जेएस लगाना मस्ट है। ये नहीं लगाओगे एरर आएगा, और अगर एरर आ रहा हो तो इस बात को याद रख लेना कि ये इसी बात का भंड है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट तो करता है बट वो आगे डॉट जेएस नहीं लगाता, वो आपको खुद से लगाना होगा। अब हमें देखना ये है ऐप डॉट गेट की मैं एक बेसिक सी एपीआई बना रहा हूँ, और मैं इसको टेस्ट कर लूँगा। रिक्वेस्ट और एक मिलेगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन, जेसन के अंदर मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर दूंगा, गेट यूजर्स, ठीक है। ये मैंने सारा प्रोसेस कर दिया। अब देखना यहाँ पर ये है कि क्या मेरे पास ये सारे काम सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो npm रन डेफिक, एरर आने के चांसेस हैं, आ गए, और इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ, ये आपके पास नहीं आएगा, मेरे पास आएगा। नहीं, ये क्लस्टर का एरर नहीं है, ये एरर बेसिकली मेरे पास से आईपी का एरर है, वो मेरे पीसी का मसला है। आपके पास ये एरर देखने को नहीं मिलेगा 100% गारंटी के साथ। आपके पास ही सिर्फ इतने ही प्रोसेस में ये सक्सेसफुली चल जाएगा, कोई एक्स्ट्रा आपने कोड नहीं लिखना। मुझे यहाँ पर बस एक लाइन ऐड करनी है, जो मेरा खुद का एक इशू है, वो डीएनएस का इशू है बेसिकली। इंपोर्ट डीएनएस, क्या नहीं आपके ये वाला नहीं आएगा। अच्छा डीएनएस, ये अच्छा ये डीएनएस बेसिकली नोड जेएस का मॉड्यूल है, ये एक्सप्रेस जेएस से नहीं आ रहा, ये नोड जेएस का बिल्ट इन मॉड्यूल है। तो मैं इसका बस यहाँ पे मुझे यूज़ करना होता है डीएनएस डॉट सर्वर सेट सर्वर, इसके अंदर बस मुझे कोड लिखने होते हैं, आईपीज़ लिखनी होती है, बस ये वाली लिखनी होगी आईपी, 4 दफ़ा 8 लगा दूंगा, कॉपी करा, चलो इसको लगाता हूँ पहले मैं। इसको मैं नेट से भी उठा लूँगा क्योंकि मुझे ये एग्जैक्ट जेन में नहीं होती, सिर्फ यहाँ पे इशू आता, बाकी कहीं भी नहीं आता। ये 8.8.8 आ गया, क्या दिखा रहा है। तो मेरे को पता था ना यही वाला मसला है, बस ये मसला आपके पास नहीं आएगा। अगर बाय चांस आ जाए तो ये लाइन लगा लेना, वैसे आएगा नहीं, पूरी ज़िंदगी नहीं आएगा, बस वो अगर बाजू का डीएनएस के कुछ इश्यूज होते हैं
वो मेरे पीसी के अंदर, क्योंकि सेटिंग में मैं अक्सर भंड मारता रहता हूँ, तो इसके अंदर तो यहाँ से वो इसके अंदर हिल गया है वो ना, अब वो पता नहीं है कहाँ से वो मसला है। बहरहाल मैंने इसको, ये इसका हल है। बस आपके पास डायरेक्टली ये डेटाबेस कनेक्टेड का मैसेज आएगा। अब आगे करना ये है, मोंगोडीबी भी कनेक्ट हो गया। अगर आपको मैंने बल्कि वो भी हटा दिया, वरना मैं आपको यहाँ से देख लेता, बल्कि वो मुझे ये पता चल जाएगा कि वो एक्सप्रेस नाम का क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। और अगर नहीं भी होगा ना, तो वो जब हम कलेक्शन बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। एक्सप्रेस 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 हाँ नहीं है, वो जब हम कलेक्शन बनाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो क्रिएट होकर आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पे कहानी को आगे समझना, जो आप लोगों को अब यहाँ से थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, और वो है यहाँ पर मॉडल क्रिएट करना। मैं एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ मॉडल काम का, और मैं अभी बताता हूँ कि मैं मॉडल ये होता क्या है, ठीक है ना। ये मैं कुछ बुक टाइप का डेटा बना रहा हूँ, book.js। मैंने एक फ़ोल्डर बनाया मॉडल, उसमें एक फाइल बनाई book.js, ठीक है। हम यहाँ पर बनाने सीखने वाले हैं स्कीमा। हम यहाँ पर अभी सीखने वाले हैं स्कीमा के बारे में। अब स्कीमा क्या होता है, देखो अगर आप लोगों ने MySQL के ऊपर काम करा होगा तो वहाँ पर आप लोग कुछ कॉन्स्टेंट्स लगाते थे, वहाँ पे इसको कॉन्स्टेंट्स बोला जाता है, स्कीमा भी बोला जाता है। वहाँ पे स्कीमा सेट करना पड़ता है। स्कीमा का आसान वर्ड में मतलब, वहाँ पर आप लगाते थे इंटीजर, कि हमारा जो भी डेटा होगा वो इंटीजर होगा, उसको प्राइमरी की होगा, वो वर्चर होगा। इस तरह से हम लोग चीज़ें बताते हैं। उसमें हम ये भी बताते हैं कि यूनिक होने वाला है, उसकी लेंथ इतनी होगी, ये बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर इसको स्कीमा बोलते हैं। और स्कीमा मोंगोडीबी आपको बोलता है कि स्कीमा बनाना मतलब बोलता है आप जो जिस टाइप का डेटा स्टोर करना चाहो कर दो, मैं इतना फ्लेक्सिबल हूँ। अगर आप रिस्ट्रिक्शन नहीं भी लगाओगे तब भी डेटा स्टोर कर सकते हो मेरे अंदर। मोंगोडीबी ऐसा बोलता है। लेकिन हम यहाँ पर डेटा को, जाहिर सी बात है, रियल में तो रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। तो स्कीमा आप लोगों के लिए बनाना जो है एक तरह से रिस्ट्रिक्शंस है, कि आप यूज़र को बताते हो कि आपको जो बुक देना है, बुक का जो टाइटल देना है वो स्ट्रिंग होना चाहिए, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, क्या नाम उसका हार्ड होना चाहिए। ये बहुत सारे यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो मैं सब आपको दिखाते जाऊँगा अभी वक्त के साथ साथ। जो है सवाल ये कि स्कीमा बनेगा कैसे। अब स्कीमा का एक और मैं आपको मतलब समझाता हूँ। जैसे कि आप लोग कंपनी में बिस्किट निकलते हैं, बिस्किट बनाते हैं। अभी बिस्किट का नाम है फॉर एग्जांपल टाइगर। अब उसका एक डायग्राम होता है कि जो भी बिस्किट बन के निकलेगा वो उस डायग्राम से होके निकलेगा, ठीक है ना, उसके उस सांचे से होके निकलेगा, ताकि सारे बिस्किट एक जैसे निकलें। तो स्कीमा यहाँ पे पता है क्या करेगा, अगर यूज़र कोई भी बुक क्रिएट करता है फ्रंट से, तो वो उसको जो है ना ये स्कीमा से गुजरना पड़ेगा। हाँ, ताकि रिस्ट्रिक्शन वगैरह वैलिडेशन सारी चीज़ें चेक करेगा। मतलब आपने जैसे कोई बुक क्रिएट करी, फ्रंट से इन्फॉर्मेशन आई, वो उसको इस स्कीमा से गुजरना पड़ेगा। अगर स्कीमा इजाज़त देता है कि आपका डेटा ठीक है, डेटाबेस के साथ स्कीमा के साथ मैच कर रहा है, तो आगे जाओ, अदरवाइज वहीं से फेंक देगा पीछे, डेटाबेस से जाने ही नहीं देगा। बात समझ आ गई। अब स्कीमा कैसे बनता है इसको देखते हैं। इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose, लेट स्कीमा नाम का एक वेरिएबल बनाया, न्यू mongoose डॉट स्कीमा। इसके अंदर से आपको एक देखने को मिलेगा ये वाला कैपिटल ऐसे, ये एक फंक्शन होता है, ठीक है, ये एक फंक्शन है। ये फंक्शन अपने अंदर एक ऑब्जेक्ट लेगा। ये फंक्शन अपने अंदर क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप यहाँ पर सारा काम करोगे की वैल्यू पेयर के अंदर, सही है। यहाँ पर आप स्कीमा में ये बताओगे कि फ्रंट से क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, और वो चीज़ें फिर रिक्वायर्ड हो जाएंगी जो आप इधर बताओगे। अब मैं बोल रहा हूँ जैसे कि बुक का एक नाम आएगा, ठीक है, नाम हो सकता है। अब इस नाम में आप सिंपल ऐसा बोल सकते हो जैसे कि आप MySQL में बोलते हो कि डेटा टाइप इसकी वर्चर होती है, यहाँ पर आप स्ट्रिंग का यूज़ करोगे। आप इसमें ऐसा बोलोगे कि बुक की एक डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है, वो स्ट्रिंग हो सकती है। दूसरा आप बोलोगे कि उसके प्राइस हो सकती है, लेकिन वो जो है नंबर हो सकती है, ठीक है। और क्या हो सकता है, ऑथर हो सकता है कि बुक का ऑथर कौन है, तो वो जो है स्ट्रिंग होगा। बात समझ आई। आप इसके अंदर मजीद खैर बहुत सारी चीज़ें इनम वगैरह में इसके ऊपर डिस्कस करूंगा। इनम्स होता है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, एरे कैसे बनता है, अगर एरे में डेटा आ रहा है तो बहुत सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस इतना आप बोलोगे काफ़ी नहीं है। मतलब मैं इस पर यह भी बोलूँगा कि बुक का नाम देना ज़रूरी है, यहाँ पे तो हमने ऐसा बोला ही नहीं है। यहाँ पे हमने क्या ऐसे बोला है कि देना ज़रूरी है, वो तो हमने भाई ये बोला स्ट्रिंग है, अगर नहीं है तो ये हम फ्रंट एंड से नहीं लगाएंगे। ये फ्रंट एंड से लगाएंगे। लेकिन फ्रंट एंड पे प्रॉब्लम ये होती है कि कोई भी उसके अंदर से हटा सकता है रिस्ट्रिक्शंस। Yes.
फ्रंट एंड का कोड अवेलेबल है सबके पास। हाँ हाँ हाँ, करके दिखाऊंगा सारा काम ये। जब वैलिडेशन पढ़ाऊंगा ना, फॉर्म वैलिडेशन, सब दिखाऊंगा आपको। मैं आपको हर एक वो प्रोसेस दिखाऊंगा जो आप सोच नहीं सकते, और वो आपको बैकएंड में मिलेगा भी डेटा। और आप मतलब जो फिर हैकिंग वाला जो सिनेरियो स्टार्ट होता है ना, वहीं से स्टार्ट होता है वो। ये सारे में चीज़ें दिखाऊंगा आपको, ये वैलिडेशन फॉर्म कैसे काम करेगा। अच्छा, अब बहरहाल ये हमने बोला कि यार ये स्ट्रिंग सिर्फ काफ़ी नहीं है, आप मजीद इस पर कुछ वैलिडेशन करना चाह रहे हो तो आप इसको एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो। स्ट्रिंग को नहीं, डायरेक्टली आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे दो, नेम की वैल्यू को ऑब्जेक्ट रख दो। फिर इस ऑब्जेक्ट में आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके पास मिलती हैं, आप यहाँ पे चीज़ें बताओगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि जो उसकी टाइप होगी वो एक स्ट्रिंग होगी। ठीक है, मैंने बोला कि जो उसकी टाइप होगी वो एक स्ट्रिंग होगी। इसके अलावा रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर इसमें रिक्वायर्ड होता है, ये एक ट्रू होगा। अब सवाल ये है, रिक्वायर्ड ट्रू होता, रिक्वायर्ड नहीं होता। सवाल ये है कि यहाँ पर मुझे क्या पता कि क्या क्या ऑप्शन होंगे। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम का ऑप्शन भी होता है, यहाँ पे मैक्सिमम का ऑप्शन भी होता है, यहाँ पे लेंथ का ऑप्शन भी होता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का ऑप्शन भी होता है, बहुत सारे ऑप्शन है। सवाल ये कि पता कैसे चलेगा। आपको जाना है सीधा मंगूस की वेबसाइट पर। मैं आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन दिखा रहा हूँ, बहुत आसान है इसकी डॉक्यूमेंटेशन। मंगूस, ये रहा ODM, ठीक है ना। तो इधर आप जाओ, और ये MongoDB का कनेक्शन सिखा रहा है, देख रहे हो। वो मंगूस उठाया, mongoose.connect लगाया, वो यहाँ पर अगर आप शेल बेस काम करते हैं ना, तो शेल के अंदर आपको ये मिलता है। जैसे कि मैंने अपनी DB URL डायरेक्टली डेटाबेस से उठा के लगाई, शेल में आपको ये मिलता है। हाँ, ये उठा के मर्न, मैं बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब कभी इस पे काम करने का मौका मिलेगा ना, वो आपको ये भी दे सकता है, वो आपको DB स्ट्रिंग भी दे सकता है, लेकिन आपको वो ये देगा मुश्किल से, ये नहीं देता बाज़ औक़ात। आपको ये देता है वो। अगर ये देता है तो आपके पर एक रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आपको अपने पास, अगर वो फॉर एग्जांपल मैं भी आपको दूं, या वो अगर आपको देता है, तो आपके ऊपर एक रिक्वायरमेंट ये लग जाती है कि आप बोलोगे कि मुझे MongoDB का इसके अंदर कनेक्शन करके दो, और मैं अपने सर्वर को पहले स्टार्ट करूँगा। जो भी करके देते हैं ना, ये कोड जाके ए नेम में डाल, सही है, वो चलता होगा। आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती होगी ना, क्योंकि वो उनके IP एड्रेस से फिक्स हुआ हुआ है। हाँ, वो उनके IP एड्रेस से फिक्स है। यहाँ पे ये हमारे इस वक्त लोकल IP एड्रेस का चल रहा है, ये मेरा खुद का जो IP। क्या होता है कि मल्टीपल यूजर्स बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो है ना उनका, यहाँ पर आप देखना उनका IP एड्रेस ऐसा नहीं होगा, ये डिफरेंट होगा, अलग होगा। वो उनका खुद का IP एड्रेस है, वो उन्होंने खुद ने जो है ना नेटवर्किंग के जरिए उसको फिक्स किया हुआ है। बिल्कुल होगा। तो वो जो IP एड्रेस का इशू है, ये जो IP एड्रेस है ना, ये मेरे लोकल सिस्टम का है। मैं अभी भी खोलूँगा ना यहाँ पे IP कॉन्फ़िग करके, तो अब मुझे वो ये वाला IP दिखाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, और ये URL भी जब वर्क करेगा जब मैं अपने mongoose कमांड को स्टार्ट कर लूँगा, यानी कि अपने MongoDB सर्वर को स्टार्ट करूँगा, तब ये चलेगा। आसान वर्ड में समझाता हूँ। आप लोगों ने कभी MySQL PyAdmin पे काम करा हो, मतलब कभी MySQL का सर्वर स्टार्ट करा है? कभी MySQL का सर्वर स्टार्ट करते हैं ना, जो PHP वगैरह पे काम करते हैं, तो वो आपको सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा पहले, ये शर्त हो जाती है आपके साथ। तो इस तरह से जैसे MySQL का सर्वर स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे MongoDB का स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ, ये आपको करना पड़ जाएगा। तो हम लोग इस फटीक में जाना नहीं चाहते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, डेटाबेस का URI लगा देते हैं, डायरेक्टली मतलब डेटाबेस से कनेक्ट कर देते हैं इसको। अच्छा, इन दी एंड जो है, जब आप वेबसाइट को डिप्लॉय करोगे ना, तो वो जो आपको देता है ना, ये तब भी फिर आपको हटाना पड़ेगा, ये फिर आपको हटाना पड़ेगा। ये किसी सूरत पॉसिबल नहीं है कि वो लाइव इसको डिप्लॉयमेंट पे इससे लेके जाए, या अलाउ नहीं करेगा, वो आपको फिर असली वाला बाय करके लगाना पड़ता है इधर। अच्छा, बहरहाल यहाँ पर आप जो है ना रीड डॉक्स पे जाओ। रीड डॉक्स पर जाने के बाद यहाँ पर आ रहा है स्कीमा टाइप का ऑप्शन। ये आपको बड़ी ही डिटेल से पढ़ाएगा कि इसके अंदर देखो स्ट्रिंग होता है, नंबर होता है, डेट है, बफर है, बुलियन है, मिक्स है, ऑब्जेक्ट आईडी है, एरे है, डेसिमल है, मैप है, UUID है, डबल है, इंटीजर है। ये कुछ नहीं है, और भी हैं, 24 होते हैं इसमें। ये मज़ीद जो है इनके बारे में वो आपको डिस्कस कर रहा है कि कौन सा वाला किस काम के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, ये रहे, ये वैलिडेशन वगैरह बहुत सारे इसमें ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन है इसमें। आपको आना है सीधा यहाँ पर स्कीमा टाइप्स के अंदर।
अब आपका जो असल गेम स्टार्ट होता है इधर से कि स्कीमा टाइप क्या होता है। मैं आप थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ और नीचे आते हैं, वो आपको प्रैक्टिकली यूज़ केस दिखा रहा है कि कौन सा कहाँ पर कैसे यूज़ होगा। और नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ, ये चीज़, ये लाइन आपके बड़े कमाल की है और बड़े ही काम की होने वाली है। इसमें क्या बोल रहा है कि आप जब स्कीमा बनाओगे तो आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि लोअर केस, अपर केस, ऑटो पॉपुलेट। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको बता रहा है। देखो अब ये बोल रहा है कि अगर आप रिक्वायर्ड लगाते हो, जैसे कि मैं अपने केस में लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं रिक्वायर्ड लगा रहा हूँ, लेकिन मैं क्या लगाना चाह रहा था, रिक्वायर्ड। असल वर्ड क्या है वो, रिक्वायर्ड। अब बोल रहा है कि रिक्वायर्ड की वैल्यू आप दोगे बुलियन में, या तो ट्रू या तो फॉल्स। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे बुक का नाम देना ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है, अगर आपने नहीं दिया मैं एरर दूंगा। ठीक है, दूसरी चीज़ डिफ़ॉल्ट, अगर आप बुक का नाम नहीं देते, अगर आप बुक का नाम नहीं देते तो मैं डिफ़ॉल्ट भी आप इसमें लगा सकते हो, तो मैं डिफ़ॉल्ट इसके अंदर लिख दूंगा बुक। ठीक है, लेकिन हम इसको करना नहीं चाह रहे। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आपने कभी फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट करा हो या इंस्टाग्राम पे, कई जगहों पे ऐसा, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप लोगों से यूज़र नेम नहीं पूछता, ऑटोमेटिकली यूज़र नेम जनरेट हो जाता है, या वो बाज़-औक़ात इस तरह का आपके बायो के अंदर लिख देगा, मतलब हेलो हाय फलाना डिमाका, इस तरह की एंट्री बायो कुछ ऐसे डिफ़ॉल्ट लिख देता है। वो ये डिफ़ॉल्ट ये होता है, वो डिफ़ॉल्ट सेट कर देगा सीधा। सिलेक्ट का ऑप्शन होता है, इसमें भी हम डिस्कस करेंगे आगे। वैलिडेट होता है, गेट होता है, सेट होता है, इम्यूटेबल, ये कुछ नहीं है, अभी और हैं, ये आ गए यूनिक। यूनिक का मतलब है कि जब एक बंदे ने बुक ऐड कर दी तो अब मैं दूसरे वाले को इजाज़त नहीं दे रहा। यूनिक ट्रू, यानी कि एक टाइटल ऐड हो गया, दूसरा सेम टाइटल नहीं मांगता हूँ। अब ये कहाँ पे लगता है, ईमेल के अंदर लगता है यूनिक ट्रू, कि हर एक ईमेल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पर स्पेयर का ऑप्शन होता है, मजीद अभी और दिखाऊंगा। लोअर केस का मतलब कि हर एक बुक का नाम जो है लोअर केस होना चाहिए। अपर केस में, अपर केस का मतलब हर एक बुक का नाम जो है अपर केस में होना चाहिए। ट्रिम मतलब लेफ्ट राइट से स्पेस हटा होना चाहिए। ये यहाँ पर आप जो है अपना रेजिक्स लगा सकते हो, रेगुलर एक्सप्रेशन। इनम, इनम का मतलब आसान वर्ड में, जैसे कि 3 लोग बुक लिख रहे हैं, 3 लोग हैं जो अलाउ करते हैं, मतलब कोई प्लेटफॉर्म जैसे कि होता है एडमिन होता है, मैनेजर होता है, इस तरह का एक यूज़र होता है, वो इनम का ऑप्शन है वो सारा। आप यहाँ पर क्या करते हो, एक ऑप्शन जैसे फिक्स कर देते हो इनम में, ये हम आगे वक्त के साथ काम कर देंगे, चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं कि या तो वो एडमिन होगा या तो वो यूज़र होगा, इस तरह के 2 ऑप्शन ऐड कर दिए। अब इससे हटकर अगर कोई तीसरा स्टूडेंट लिख के भेजेगा, एरर आएगा, ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि हमने पहले से फिक्स कर दिया। तो ये इनम का कॉन्सेप्ट होता है। बाकी मैक्सिमम मिनिमम ये आ रहे हैं, और फिर ये आ रहे हैं, फिर अब ये और दिखाएगा, ये बहुत सारे हैं, ये नंबर के ऊपर डिस्कस कर रहा है, ये डेट के ऊपर, ये बफर के ऊपर डिस्कस कर रहा है, ये बहुत सारे ऑप्शन में दिखा रहा है ना, ये बहुत सारे, बहुत बड़ी डॉक्यूमेंटेशन है इसकी। बहरहाल मैं इसको बड़ा सिंपल रखता हूँ, मैंने बोला बस इसको कॉपी करा भाई, ये सब होना चाहिए इसमें, लेकिन यूनिक की कोई रिक्वायर्ड नहीं है, देना ज़रूरी है। इस तरह से जो प्राइस वाला गेम है, ये जो है इसकी टाइप जो है ये नंबर होनी चाहिए, रिक्वायर्ड ज़रूरी है, यूनिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑथर का जो नाम है वो जो है इसको हम बोल देंगे कि भले खाली हो सकता है, ठीक है ना, यूनिक भले ना हो, रिक्वायर्ड भी नहीं है, देना चाहे ठीक है, नहीं देना चाहे बाय डिफ़ॉल्ट वो रिक्वायर्ड फॉल्स होता है, लगा हुआ होता है बट फॉल्स है, वो नहीं भी दोगे कोई मसला नहीं है। ये हमने एक स्कीमा डिज़ाइन कर दिया। जब आप प्रिज्मा वगैरह का यूज़ करोगे ना, वहाँ भी सेम ये वैलिडेशन यही है, तकरीबन वैलिडेशन सेम यही है। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं, अब मैं कर क्या रहा हूँ, ये मैंने स्कीमा बनाया, अब मैं स्कीमा बनाने के बाद अब कलेक्शन बना रहा हूँ, अब कलेक्शन का कोड कर रहा हूँ। तो कलेक्शन का जो कोड है मैं बोलूँगा, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया यूज़र इक्वल टू मोंगूस से बात कर रहा हूँ, मोंगूस डॉट मॉडल, मोंगूस डॉट मॉडल। मॉडल के अंदर गया, यहाँ पे आपको सबसे पहले नाम देना पड़ेगा कि आप नाम दो कि अपने कलेक्शन का क्या नाम देना चाह रहे हो। मैंने बोला मैं अपने कलेक्शन का नाम देना चाह रहा हूँ बुक करके, ठीक है, बुक। यहाँ पे इसको भी बुक कर देता हूँ, ये मेरे इसका नाम हो गया बुक, ठीक है। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जैसे आपने बुक नाम दिया ना, इधर हमारे डेटाबेस का नाम है एक्सप्रेस, कलेक्शन का नाम है बुक, मोंगोडीबी इसके आगे ऑटोमेटिकली एस लगा देगा, बुक्स के नाम से वहाँ पर बना के दिखाएगा, तो उससे कंफ्यूज मत होना कि मैंने बुक लिखा था वहाँ पे एस लगा हुआ आ रहा है। कलेक्शन को एस लगा कर दे देगा, वो भी आपको दिख जाएगा।
अब ये कलेक्शन आपसे बोल रहा है, ठीक है आप मुझे अपना रिक्वायरमेंट बताओ। अभी यहाँ पे स्कीमा का नाम आपसे पूछ रहा है, वो बोला अपना स्कीमा दो, कि जब मैं कलेक्शन में डेटा स्टोर करूँगा, ये हमसे पूछ रहा है जब मैं कलेक्शन में डेटा स्टोर करूँगा तो उसको किस सिनेरियो से गुजारना है। मैंने बोला इस वाली रिस्ट्रिक्शन से गुजारना है, स्कीमा वाली से। बुक। और अब जब मैं यहाँ पर कुछ काम करूँगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट बुक, ये सिंपल काम है बस। ये अभी मैंने ये जो सारा कोड करा है, यहाँ पे मैंने जो काम करा था ये डेटाबेस क्रिएट करा था। यहाँ जो काम करा है, यहाँ पे दो काम करे हैं, अपना मॉडल रेडी करा है। इस पूरे सिनेरियो को बोलते हैं मॉडल रेडी करना। यहाँ पे मैंने अपना मॉडल रेडी करा है, मॉडल में मैंने अपना कलेक्शन को क्रिएट करा और स्कीमा डिफाइन करा है बस। अगर अभी इधर जाऊँगा कुछ नहीं होगा, रिफ्रेश कर सकते हो, अगर आगे आ जाए तो ठीक है, वरना तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब अभी इस पर क्रिएट करेंगे बस ये देखते रहना, ये कनेक्टेड रहना चाहिए। अगर कोड में भंड मारोगे यहाँ पर एरर आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, बस मैं इसको एंड करता हूँ जल्दी से। भाई एक यूज़र को ऐड करूँगा, एक बुक को ऐड करूँगा बस रेंडमली, और इसके बाद फिर इसको एंड करते हैं। ऐप डॉट मैंने बोला मैं पोस्ट कर रहा हूँ, पोस्ट की एपीआई बना रहा हूँ। ये जो है ऐड करके यहाँ पर मैंने इसका नाम दिया, ठीक है। मैंने बोला कि भाई जब भी कोई बुक ऐड होगी तो या तो वो रिक्वेस्ट या तो रिस्पॉन्स, दो चीज़ें मिलेंगी। और जब भी कोई बुक क्रिएट हो रही होगी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इसमें आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ओके, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, ऑथर, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर मैं मज़ीद इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दूंगा। मतलब आप ये देखो बैकएंड कितना ज़्यादा सिक्योर होता है रियल में। आप रिस्ट्रिक्शन का लेवल चेक करो, मैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दूंगा कि अगर नेम नहीं आता, ठीक है, या फिर अगर डिस्क्रिप्शन सामने से नहीं आ रही है, ठीक है, अगर कोई बंदा डिस्क्रिप्शन अपलोड नहीं करता है, या फिर अगर कोई प्राइस लिखकर नहीं देता है, मैं ऑथर पे नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ऑथर मैंने यहाँ से खुद अलाउ करा हुआ है। मतलब मैंने खुद ने बोला ठीक है आप खाली देना चाहो कोई मसला नहीं है, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। तो मैंने बोला ये तीनों चीज़ें नहीं आती। अब सवाल ये है कि जब मैं यहाँ पे मैंने बता ही दिया तो अब मैं यहाँ पे क्यों लगा रहा हूँ, ठीक है। देखो इसका फ़ायदा ये है, हम यूज़र को डेटाबेस तक तो पहुँचने ही नहीं दे रहे, सर्वर पे आए यहीं से भगा दिया। आप रिस्ट्रिक्शन का रियल लेवल पे लेवल चेक करो। आप क्या करते हो, पहले तो आप रिएक्ट से हैंडल कर लोगे, मतलब फ्रंट एंड पे आप बोल दोगे यार ये देना ज़रूरी है ये वो, क्योंकि फ्रंट एंड पे हम डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि फ्रंट एंड का कोड हर किसी को एक्सेसिबल है। मतलब कोई भी उसके अंदर जाके छेड़खानी कर सकता है, कोई भी सारे काम कर सकते हैं, सब प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊंगा, कर सकेगा वो सारे काम। मैंने बोला अगर आप वहाँ से अगर बच के निकल जाते हो, आप पहुँच गए सर्वर तक, ये मेरा सर्वर है, ठीक है, आप यहाँ तक पहुँच गए, तो मैं उसको यहाँ पर आने के तक भी यहाँ पे ही चेक कर लूँगा। और बैकएंड का कोड तो उसको एक्सेस है ही नहीं, ठीक है भाई। मैंने बोला नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस देना ज़रूरी है, मैं उसको तो ये देखो कि यहाँ तक पहुँचने दे ही नहीं रहा, मैं उसको मतलब मॉडल तक तो पहुँचा ही नहीं रहा। अब अगर वो गलती से बाय चांस बच के निकल भी गया तो वो यहाँ पे फंस जाएगा, फिर ये भगा देगा। तो पहली बात तो मैं उसको पहुँचने दे ही नहीं रहा, अगर वो गलती से वहाँ से भी बच के निकल गया तो वो यहाँ पे फंस जाएगा। तो अंदाज़ा लगाओ कितना ज़्यादा ये लेवल पे जा रहा है। मतलब पहले फ्रंट से उसको निकालना मुश्किल है, फिर वो सर्वर पे आ जाएगा, सर्वर से भी फिर डेटाबेस आ जाएगा बीच में, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे हो जाती हैं। और ये रिस्ट्रिक्शंस का लेवल इतना नहीं है यहाँ पे, इसके तो पूरे मज़ीद पे की चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें दिखाऊंगा आप लोगों को। हाँ वो भाई बड़े ख़तरनाक लेवल पे चलती हैं सारी सिनेरियो। तो मैंने यहाँ पर बोला आप क्या कर देना, अगर इसी तरह का कोई सीन आता है रिटर्न कर देना, ठीक है, उसको वहीं से भगा देना। रिस्पॉन्स डॉट, अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पर स्टेटस कोड के बारे में। स्टेटस कोड क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, पता है आपको स्टेटस कोड। चलो स्टेटस कोड में इसमें मज़ीद चलो आगे डिस्कस कर लेता हूँ, मैं इसको सिंपल रखता हूँ, एक साथ सारा लोड हो जाएगा अदरवाइज। बस डायरेक्टली जेसन पास करा, जेसन में एक मैसेज देके भेज दिया कि रिक्वायर्ड फील्ड आर मिसिंग, ठीक है, रिक्वायर्ड फील्ड आर मिसिंग मैंने यहाँ पे इसको बोल दिया। इसके अलावा अगर अब यहाँ से वो बच के निकल गया तो अब मैं बोल रहा हूँ कि क्या करो, लेट न्यू बुक, ठीक है, या हाँ चलो ठीक है, न्यू बुक करके मैंने एक वेरिएबल बनाया, अवेट लगाया, ये एक एसिंक्रोनस होने वाला है। अब इस सिनेरियो में हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या करा था, जहाँ पर हमारे पास एरे था, हम लोगों ने तो इस जगह पे आके बोला था db.push,
डेटाबेस में मतलब हमारा एरे में ऐड कर दो। यहाँ पर हमारा असली का डेटाबेस है। अब सवाल ये कि डेटाबेस से भेजूँ कैसे, ठीक है। और दूसरा सिनेरियो ये है कि मैं उस स्कीमा से गुजारूँ कैसे उसको, मतलब जो यूज़र का डेटा आ रहा है उसको गुजारूँ कैसे। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि मैंने इसको एक्सपोर्ट करा था बुक को, इसको कॉपी करा, इधर आके मैं इसको इंपोर्ट करूँगा और आगे डॉट जेस लगाना मस्ट है आप लोगों के लिए, बुक डॉट जेस। अब ये जो है ना अवेट, क्योंकि आपको नहीं पता क्रिएट होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, तो मैंने एसिंग अवेट का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप एसिंग अवेट नहीं लगाते तो आपको देन केस लगाना पड़ेगा, तो देन केस लंबा प्रोसेस है, तो मैं एसिंग अवेट का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। बुक के अंदर आपको यहाँ पर इसके मोंगोडीबी के बहुत सारे मेथड नज़र आएंगे, जो आप कमांड के अंदर सीखते हैं ना वो सारे इधर आपको नज़र आएंगे। तो इसमें से एक मेथड है इसमें क्रिएट आपसे बोलेगा आप मुझे मतलब डेटा दो अपना, कि मतलब मैं डेटाबेस पे क्या लेकर जाऊँ। तो मैं बोलूँगा एक टाइटल है, सॉरी एक नेम है, ये चारों चीज़ें हैं, बस लंबी करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये चारों चीज़ें आपको लेकर जानी है डेटाबेस के ऊपर। जब ये लेकर जाएगा ना तो ये मुझे रिटर्न के अंदर, जब ये लेके चल जाएगा ये रिटर्न के अंदर मुझे मेरी बुक ही रिटर्न कर देगा कि ये चीज़ मैं लेकर गया। और अगर लेके जाएगा तो अदरवाइज ये एरर दे देगा। तो मैं बोलूँगा कि भाई जो भी चीज़ आप लेके गए तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और जो भी ये जेसन का ये वाला रिस्पॉन्स है ये लो, ये कॉपी करी लाइन, ये चिपकाई, यहाँ पर एक मैसेज भेज देना कि बुक एड सक्सेसफुली, बुक एड सक्सेसफुली, ठीक है। और साथ में क्या करना, जो बुक क्रिएट हुई है ना वो बुक आप मुझे दिखा देना, ये न्यू बुक जो भी क्रिएट हुई है, क्योंकि ये अपना कोई ना कोई तो आंसर रिटर्न करेगा ना, वो बुक इधर आ जाएगी बुक के नाम से। बस ये आपके पोस्ट की एपीआई बन गई है। अब मुझे सिर्फ टेस्टिंग करने के लिए जाना है पोस्टमैन के ऊपर। यहाँ पर अभी कोई एक्सप्रेस नाम का बनकर आया नहीं है, देखते हैं इसको। अच्छा दूसरा काम मैं ये भी देख लूँगा कि एरर नहीं हो, इधर सब कुछ ओके की रिपोर्ट चल रही है। पोस्ट प्रोडक्ट पे जाते हैं, मेरा जो यूआरएल है वो 3000। में एक चीज़ और बता दूं, आप लोगों का एक सवाल और होगा कि यहाँ पे जो मैंने पोर्ट दी है इस पोर्ट का तो मैंने यूज़ करा नहीं है। तो ये जो पोर्ट है ना ये आप लोगों ने रियल में इधर लगानी होती है। कैसे लगाएंगे, प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट। अगर ये पोर्ट अगर बाय चांस वहाँ से नहीं आ रही तो आप 5000 पर रन कर देना। वैसे तो आ रही है 3000 पर रन होगा, आप देखने से पता चल जाएगा कितने में रन हो रहा है। इसका मतलब है कि वहाँ से आ रही है जब भी रन हो रहा है, और अगर नहीं आ रही तो आप 5000 पर रन कर देना। इधर जाते हैं पोस्ट के ऊपर, यहाँ पे गया इसको पोस्ट करा, इधर आके 3000 पे रन हो रहा है, और ये मेरी जो एपीआई है ये एड की एपीआई हो जाएगी। रो में जाके जेसन में जाकर ये बुक का एक नेम आ जाएगा, ठीक है, बुक का एक नेम आ जाएगा। डी बुक कर लेते हैं इसका नाम, ठीक है। यहाँ पर इसकी एक डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, ऑथर आ गया, और एक डिस्क्रिप्शन और एक प्राइस आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन और एक आ जाएगा प्राइस। प्राइस हमारा क्या होना चाहिए था, नंबर, ये इतने की होगी। जैसे ही मैंने इसको रन करा हो गई बुक एड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, और ये बोला बुक क्रिएट हो गई। अब मोंगोडीबी ने देखो एक काम करा, यहाँ पर नेम हमने जनरेट कराया था, ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी हमने जनरेट कराया, ठीक है, प्राइस भी हमने जनरेट कराया, ठीक है, ऑथर भी कराया, आईडी मोंगोडीबी ने खुद ने ऐड कर दी। ये मोंगोडीबी करेगा ये, हाँ हाँ, इसका मतलब कनेक्टिविटी हो गई। और अब यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाके आप रिफ्रेश करो तो यहाँ पर आपको एक एक्सप्रेस नाम का ये आ गया नज़र, और इसमें आपके पास बुक नाम का बुक्स आ गया, एस आ गया लगकर। और इधर अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास डेटा आ गया, खुद ही ने आईडी ऐड कर दी, ठीक है। और ये जो डाटा है मैं इसको डेटाबेस से और ऐड कर सकता हूँ? हाँ वहाँ पे हज़ारों करो, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मतलब बाज़ों का कोई ऐसा डेटा होता है तो मैं ऐसे ऐड कर देता हूँ ज़्यादा। तो ये आपके पास जो है इस तरह से आप लोग काम करोगे। अगर मैं सेम नाम का डेटा भेजूंगा तो अब हो सकता है एरर आ जाए। अब एरर आ गया ना, क्यों आ गया, क्योंकि मोंगोडीबी आपको एरर भेज रहा है, डुप्लीकेट का मसला आ रहा है, और बुक के अंदर वो बोल रहा है कि नाम डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो अब मुझे जाहिर सी बात है नाम चेंज करना पड़ेगा, दी प्रोग्रामिंग इस तरह से।
जैसे ही रन करा तो ये ऐड हो गया, और अब यहाँ पे आके चेक करोगे, रिफ्रेश करोगे तो ये दोनों बुक आ गए। सबके आइडिया लगे, खुद ही ऑटो जनरेट कर रहा है वो। तो इस तरह से आप लोग जो है इसका काम करोगे। मजीद नेक्स्ट क्लास में हम इसके मजीद मेथड देखेंगे और देखते हैं कौन सा मेथड क्या काम करेगा।